नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए हम लोग क्लिनिकल समाचार शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं और सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक का मतलब है कि सबसे श्रेष्ठ। और जितने भी आयुष दर्पण के सारे चिकित्सक हैं सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि आप लोग नया नया चीज सिखाते भी हैं, सीखते भी हैं और आगे बढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पर एक दो लोग को यहाँ पे को होस्ट बना दिया हूँ। आइए हम लोग बात करते हैं। एक बार देखिए अनम्यूट हो पा रहे कि नहीं। हाँ, शशि मैम आप कैसी हैं? गुड इवनिंग सर, मैं ठीक हूँ। आप बताएं सर। आपको वहाँ कान का अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है? मतलब आप वो ठीक? थोड़ा सा हल्का फुल्का डिस्कम्फर्ट तो हो ही जाता है सर यहाँ पर। और आपका अग्नियच है, आप बीमार मत पड़िएगा कभी भी। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। और डॉक्टर रवि कुमार सिंह सर, डॉक्टर बाकी लोग बताइए कुछ, आप लोगों का कोई केस है तो, कोई केस है तो बताइए सर। प्रणाम सर, बताइए सर। सर एक लड़की आई थी, बच्ची मेरे पास 7 साल की सर जो है जी। तो उसके अपर आईलिड जो है भौं में सर जो है ब्लिंकिंग होती थी लगातार सर, उस पर कोई कंट्रोल नहीं रहता था जी। तो वहां पर सर जो है मैंने पहले मूड बनाया था क्षीर बला तिल का नश्य देने का, सर मिला नहीं। जी। फिर मैंने उसको गाय का घी बताया सर जो है इसको नश्य डालने को सर, तो अभी उसको 75% फायदा है सर जो है। गाय का घी का नस्य से? जी जी सर। तो मतलब क्या रक्त पित्त जैसा संभव क्या था उनको? उसको ब्लिंकिंग होती थी सर जो आई की। अच्छा। जी जी। वो कई सारे आई सर्जन को, कई लोगों को दिखा चुका था, उसको कहीं से आराम नहीं मिला था सर जी। तो ये ब्लिंकिंग होना मतलब वायु का ही प्रकोप हुआ होगा ना? जी सर, यही मान के मैं चला था। जी सर। जी। तो उसी आधार पर मैंने उसको सर नस बताया था, तो लोग क्षीर बला तेल मैंने एडवाइस किया सर, मिला नहीं पर वहाँ। जी। तो फिर मैंने उसको अल्टरनेटिव में घी, जी। गाय का घी बताया, तो उसने डाला सर जो है। जी। डाला तो 75% फायदा बता रहा सर। जी, बहुत अच्छा सर। तो सर ये सब आयुष दर्पण की वजह से सर, आपकी वजह से सर कितना मात्रा में ये तो बता दीजिए प्लीज। ये मैंने सर उसको 2-2 बूंद बताया था सर जो है, 2 बार डालने को सुबह शाम। तो सर कितना दिन में फायदा हो गया उनको? उसको करीब करीब 15 दिन में फायदा हुआ। हाँ, तो सब लोग देखिए लिख लीजिए कि ब्लिंकिंग ऑफ आई जब रहता है, पलकें बार बार घुसती हैं, तो उसमें ब्लिंकिंग जब होता है तो नक्शे देने से फायदा हो जाता है। जी, बहुत अच्छा बताया रवि सर।
प्राउड ऑफ जी। यू सर। आपके और भी कोई केसेस? अभ्यंतर क्या दिया सर? जी मैडम। अभ्यंतर में क्या चिकित्सा दिया सर आपने? वैसे तो मैंने अग्नि की चिकित्सा की, ग्रहणी की, और बस यही दिया था, नस्य दिया था। ओके सर। वो सर, बाहर उसकी का खाती वाती थी जो है, हिस्ट्री उसको मैंने सब बंद करा दिया सर। जो है बाहर का मार्केट का खाती थी सामान, तो मैंने इसको बंद करा दिया था। और प्रणाम बाकी सर। जी ग्रहणी चिकित्सा दिया, और ये घी का नस्य दिया। और सर बस्ती नहीं दिए थे इनको आप? नहीं मैडम, बस्ती नहीं दिया था मैंने। अच्छा, बिना बस्ती के, बिना वायु के अनुलोमन के भी हमको इतना अच्छा रिजल्ट मिला है। जी, केवल नस्य दिया था मैंने बस। जी जी। नस्य काय का दिया था सर? गाय का घी दिया था मैंने। उसको एडवाइस किया था ये छीर वाला तेल पहले, तो वो मिला नहीं, तो फिर उसने मुझसे अल्टरनेटिव पूछा, तो मैंने कहा कि गाय का घी जो है उसका नस्य दीजिए। ओके सर, थैंक यू। सर, उनकी हिस्ट्री में सर कोई खास तौर पे कुछ ऐसा आपको मिला वात प्रकोप कोई बहुत ज्यादा स्ट्रांगली? ऐसा तो नहीं कुछ मिला, बाहर का वो खाती थी ज्यादा। कोई मेडिकल हिस्ट्री कोई ऐसी जिससे रिलेटेड ये ब्लिंकिंग की प्रॉब्लम हुई हो, या कोई जेनेटिक या कुछ भी ऐसा कोई लिया आपने हिस्ट्री कुछ? नहीं, कोई ऐसी जेनेटिक कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसको। वो न्यूरो वगैरह को भी दिखा चुकी थी, और आई स्पेशलिस्ट को भी दिखा के आई थी मेरे पास। तो बाइलेटरल थी सर, दोनों तरफ की के नहीं, सिंगल एक साइड? तरफ थी मैडम, एक तरफ थी मैडम। दोनों तरफ थी? नहीं, अच्छा दोनों तरफ थी मैडम। तो मतलब कॉन्टिन्यूअस होती रहती थी कि जी किसी जी, कंटिन्यूअस होती थी, उसका कंट्रोल नहीं रहता था उस पर। तो सोते टाइम पे क्या रहती थी? अब सोते टाइम को तो नहीं याद मुझे। हाँ हाँ मैम सोते समय तो उसका नहीं होता होगा ना, क्योंकि वो जी ब्रेन से है रिलेटेड, तो जी रिलैक्स होता होगा उसका। संज्ञा से उसका मतलब नहीं था, उसको वायु प्रकोपित था, इसकी वजह से जी था। जी, उसका कोई कंट्रोल उस पर नहीं था वो। जी। तो सर, अगर नस्य से इतना अच्छा इफेक्ट इतनी जल्दी आया है, तो सर इसमें बाकी अरविंद सर बताएंगे इसको, हो सकता है कि नहीं अक्षी तर्पण किसी स्नेह द्रव्य से या ऐसे कुछ? बहुत कुछ कर सकते हैं। सर ने अपना एक एक्सपीरियंस बताया कि नहीं मुझे मतलब इससे मैं कह रही फायदा हूँ हुआ। वो और भी ज्यादा, आई मीन टू से वो लोकल में ही मतलब एक सिंपल वो है, वो सब चिकित्सा है। सर ने बताया कि मैंने ऐसे किया, वो तो मुझे सर ऐसे जो फायदा हुआ। जी, वो तो सर मेरे हॉस्पिटल में वहाँ आया था, सरकारी अस्पताल में आया था सर जो है, तो इतना कुछ वहाँ करने की गुंजाइश थी नहीं। थैंक यू वेरी मच सर। जी सर, थैंक यू सर। सर हमको अगर छोटे चीज में फायदा हो रहा है तो हम क्यों इतना ज्यादा ज्यादा करें? अक्षी जी तर्पण सर, और बस वही मेरे दिमाग में है कि वायु का प्रकोप है, और आप जैसा बताते रहते नासा शीर्षोद्वारम, तो इसी को हमने सर याद करते हुए दिया। हमने कहा देखते हैं, तो इसको इफेक्ट आ गया सर जो है। सर किस चीज का पेशेंट था सर? अभी ज्वाइन किया सर मैंने। उसको आई ब्लिंकिंग होती रहती थी अनकंट्रोल्ड, वो भी ऊपर की आईलिड जो है, अपर आईलिड। ओके सर। जी, सर कौन से ऑयल से दिया था नस्य? ऑयल मैंने रिकमेंड किया था, पर ऑयल मिला नहीं उससे। क्षीरबला तेल मैंने रिकमेंड किया था, पर उसको मिला नहीं, क्योंकि इधर अवेलेबिलिटी नहीं रहती नॉर्थ में। तो डाला क्या फिर उसने? फिर मैंने उसको गॉगल बताया था। गॉगल। जी जी, उसी से उसको फायदा हो गया। सर सिर में दर्द वगैरह रहता था? नहीं, सिर दर्द वगैरह नहीं बताती थी। तो ओनली केवल ब्लिंकिंग का था जी प्रॉब्लम? जी तो हम जी निस्टेगमस बोलते हैं, NYSTAGMUS, निस्टेगमस। जी जी, बस उसकी हिस्ट्री यही थी कि बाहर का खाती थी वो, फास्ट फूड वगैरह। इसमें रैपिड एंड रेपिटेटिव मूवमेंट ऑफ आईज, ब्लिंकिंग होता है, ऐसे होता है। सर एक साइड में ही था या दोनों साइड में? दोनों साइड में था ना, दोनों साइड में था। ओके सर। सर कितने दिन निस्टेगमस किया सर नस्य? नस में मैं गॉगल दिया था बस। हाँ, कितने दिन किया था? अभी तो कर रही है वो, 15-20 दिन बाद उसको रिस्पांस आ गया था। ओके सर। जी ओके। जी। सर जो आप निस्टेगमस बोल रहे हैं, शायद सर वो तो आई बॉल की मूवमेंट, इनवॉलंटरी जी, मूवमेंट होती है हाँ, मेरे ख्याल जी, से, जी। नॉट द आईलिड।
तो ये सर क्या बता रहे हैं, आईलिड का बता रहे हैं कि उसका? सर ये आईलिड eyelid आईलिड का eyelid बोल रहे हैं। आईलिड का है, अच्छा अच्छा। जी, वो अपर आईलिड सर। मतलब कोई भी वायु का ही प्रकोप है जी दोनों? जी, बस यही सोच के टॉसिस मुझे टॉसिस बोल रहे हैं ये, नहीं, टोसिस तो अलग है मैडम। ड्रॉपिंग नहीं हो रहा है क्या, मूवमेंट हो रही है, नहीं, नहीं। ट्विचिंग ऑफ आईलिड्स। ब्लिंकिंग मतलब अनकंट्रोल ब्लिंकिंग होती थी। वायु का ही प्रकोप है कैसे भी देख जी ले। जी। ठीक है। अभी ये आप सर, मुझे आपसे ही पूछना है रवि सर, वो एक आपकी रिलेटिव का भी केस आप बता रहे थे ना, मैडम की कोई रिलेटिव थी, जी जी जी। उनका क्या हुआ? अभी उनको सीए कंफर्म हो गया है सर। सर कहाँ पर, कहाँ का? गॉल ब्लैडर का। तो वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेंगे कि केमोथेरेपी लेंगे? अभी कीमो नहीं ले रही सर वो, अच्छा, अभी तो आयुर्वेदिक ले रही। क्या क्या आपने शुरू किया है? वही सर, रक्त पाचक दिया था, और क्या आम पाचक है, रक्त पाचक है जी जी। और जो है वो बस्ती सर जो है छिरबला तेल की जी, और जो है अग्नि की चिकित्सा कर रहे हैं हम लोग जी। सर मूत्राशय है ना वो, तो इसको मेदोपाचक भी दीजिए। नहीं, और आप नहीं, आयुर्वेदिक मूत्राशय अगर, नहीं, gallbladder गॉल का है। ब्लैडर का बोला सर ने। अच्छा gall गॉल bladder। ब्लैडर का, जी। मांसपाचक देना पड़ेगा सर। मांसपाचक दे रहे हैं ना सर? अच्छा, भी नहीं दे रहे हैं। रक्तपाचक दे रहे हैं। जी जी। तो क्या सर बढ़ रहा है कि क्या हो रहा है, क्या prognosis? अभी क्या क्या संक्रमण को अभी तो कुछ नहीं है, अभी बढ़ा ही है थोड़ा सा। अभी तो सर कुछ पता नहीं लग रहा है। 17 तारीख को फिर वो होगा। सर उनका फाइंडिंग्स कुछ स्कैन का होगा, कुछ मार्कर किए होंगे ना, उस मार्कर को बस एक मार्कर अभी अभी कराएंगे वो। 17 तारीख को मार्कर 17 करा लीजिए। तारीख को और कराएंगे। कुछ भी फायदा केमो रेडियोथेरेपी से नहीं होता है सर, तो जी। उसको आपकी अगर कोई रिलेटिव रहेंगी तो उनको स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन देते रहिए। गुडुची जरूर ऐड करिए, हरिद्रा घन जरूर ऐड करिए, जो भी आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चल रहा है। और जो बस्ती दे रहा एकदम सही कर रहे, क्योंकि अपान के क्षेत्र में कुछ भी दुष्टि है तो वहां पे सर्वश्रेष्ठ बस्ती ही है, भले ही मात्रा बस्ती जाए। और प्लस उनका माइंड काउंसलिंग बहुत अच्छे से करिए, क्योंकि उनको अगर मालूम होगा कि उनका सीए है या क्या है तो पेशेंट का मनोबल पूरी तरह से गिर जाता है। तो बृहन चिकित्सा में रसायन बटी या रसायन चिकित्सा में, और दूसरा एक मनो पे हमारा ब्राह्मी या कुछ ऐसे जरूर चलाइएगा। और एंटी कैंसरस आप कोई भी कॉम्बिनेशन यूज करें, लेकिन विदाउट भूले बस गुडुची, हरिद्रा और तुलसी, ये 2-3 चीजें जो है वो हमेशा रखिएगा। ठीक है मैडम। और सर वो जो आप अनकंट्रोल आईलिड का बोल रहे हैं ना सर, मेनी अ टाइम इट इज ब्लेफरोस्पाज्म, तो वो जरूर देखिए कि डायग्नोसिस प्रॉपर है। ब्लेफरोस्पाज्म मतलब वहां पे भी आईलिड का ही ये रहता है, लेकिन ये बिनाइन इसेंशियल एक छोटा ट्विचिंग वाला प्रॉब्लम रहता है, कि जिसमें बिनाइन रहता है वो इसेंशियली, लेकिन उसमें भी अनकंट्रोल्ड ये रहता है। लेकिन क्रॉनिक है कि सीवियर है, उसको ये करके आप जैसे सर ने बताया वैसे बात हो, तो ब्लेफरोस्पाज्म नहीं है ना, उतना देखिएगा। ब्लेफरोस्पाज्म तो नहीं है मैडम, केवल जो अपर आईलिड उसकी भौहें ही ब्लिंक करती रहती हैं। अपर आईलिड और भौवें, लेकिन जो भी ये ट्विचिंग है उसका कुछ ना कुछ उपशम अनुपशम या ट्रिगर पॉइंट होगा सर, वो जरूर आप निकालिए। और बाकी आप चिकित्सा बराबर करें, बस इसमें दूधवास्कादि कषाय ऐड कर दीजिए, अच्छा रिजल्ट आता है। हाँ हाँ, वो स्टीम में दे रहे थे, सन की रोशनी में ज्यादा देर उसने आग कर ली थी, उसके बाद से शुरू हुआ था उसको ये उसने आलोचक पित्त का उष्ण तीक्ष्ण गुण से ये आप उसको नेत्र तर्पण भी करिए, भले वो आईलिड रिलेटेड है, लेकिन सप्तामृत। लेकिन मैडम मैं हॉस्पिटल में आया था तो वहां पे इतनी व्यवस्था नहीं है, मेरे पास इतना स्टाफ है, तो मैं तो फिर आउटडोर प्रोसीजर ही बता देता हूँ। मैम इसमें दुर्वा और इसका यष्टि मधु का अच्छा काम करेगा लॉन्ग टाइम तक। इसको यदि प्रॉब्लम ना हो, इतने से ही समन हो जाए तो अच्छा है, अदरवाइज ये अच्छा काम करेगा, क्योंकि उसका हेतु है ना सनलाइट में गई है, तो कहीं ना कहीं इसको पित्त धरा पर ही प्रॉब्लम हुआ है मैम। और जैसे खाने के लिए भी प्रवाल पंचामृत के साथ में और गुलकंद वगैरह इसका भी सेवन करें। और दूसरा जो तिक्तक क्षीर बस्ती है ना सर, पटोल, गुडुची, किरात तिक्त और यष्टि मधु, उसमें इरमुंगली घृत मैं आपको भेज दूंगा, उसका बस्ती दीजिए, वो देखिए पूरा ठीक हो जाएगा। और इंटरनल आप
मांस पाचक, मेदोपाचक, रौद्र रस, कांचनार गुगुल, ऐसे जो द्रव्य देंगे लेखन करने वाले द्रव्य, वो पूरी तरह से डिजोल्व हो जाए। और वहां पे पित्ताशय है ना, तो वहां पे पित्त शमन जो मैम बता रही है, प्रवाल पंचामृत, गुड़ुचि सत्व, कामदुधा, तुलशेखर रस, ये सब दीजिए, ठीक हो जाएंगे। जी सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। वासा, कुटकी, काल में, कितना अच्छा अच्छा दवाई है। जी सर। हाँ, हमें वहां की संप्राप्ति को ऐसा सोचना है कि हमें नया चीज बॉडी में डालना है, जो मतलब धातु परंपरा है जो नया बने। तो जब कचरा निकलते जाएगा, डिटॉक्स होते जाएगा और नया नया चीज देते जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। जी सर आज मैं ना उसके बारे में यही पढ़ रही थी मैं, कैंसर के बारे में, तो उसमें नीम का बड़ा अच्छा पढ़ा था मैंने। उसमें दिया था ना, ये स्टिमुलेट करता है ट्यूमर को, और उसके जो सप्रेसर पाथवे होते हैं ना, तो उसमें एप्टोपोसिस वगैरह जो केमिकल वो प्रमोट होते हैं, तो वो उनके लिए ये एंटी एप्टोप्टोटिक काम करता है। तो सर ये क्या है ना, नीम का बहुत अच्छा इसमें मैंने पढ़ा था रोल। और सर आप ना नीम भी ऐड कर लीजिएगा, गिलोय, अश्वगंधा, नीम और मेथी का भी मैंने बहुत अच्छा पढ़ा था सर उसमें। वो लैक्टिक एसिड, हाँ रक्त मोक्षण भी कराइएगा वहां से। सर उसमें लिखा था मेथी का ना, ये एब्जॉर्ब करता है लैक्टिक एसिड को, और जो ग्लूकोज सप्लाई होती है कैंसर सेल को ना, उसकी पोषण को भी वो कम कर देता है, जिससे कि जो सेल्स होते हैं वो ग्रो नहीं कर पाते जब उनको पोषण नहीं मिलता है सर। और फास्टिंग का काफी अच्छा उसमें दिया था कि ऐसे तो फास्टिंग कर सकते हैं, तो लेकिन वंस अ वीक तो अगर नहीं कर पाता है तो कोई वंस अ वीक तो जरूरी करेगा फास्टिंग। ये सर मैंने मैडम, देखा। मैंने परसों जो नोट शेयर किया है ना, उसमें जो 32 वनस्पति है, उनके रसवीर्य विपाक से कौन से एरिया का कैंसर है, कौन से दोषों से संप्राप्ति घटित हुई है, या कौन सी लक्षण है, इसके ऊपर करके आप कोई भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कराइए, और उसके साथ में जो भी अच्छी पाचक घन है वो देते हैं ना, आपको बहुत अच्छा और बहुत जल्दी रिजल्ट मिलता है। क्योंकि कुछ चीज प्रभाव से काम करती है, कुछ भी अपने रसवीर्य विपाक से। तो आपने जो पढ़ा है वो बिल्कुल सही पढ़ा है, एक बार वो नोट्स देख लेंगे ना। मैंने एक्चुअली मैंने ये पढ़ा था कि जैसे कि हम ये पढ़े थे ना कि कोई भी बीमारी बनने की जो शुरुआत होती है वो सेल्यूलर लेवल से होती है, और इन्होंने इतना अच्छा कंपेयर किया है कि माइटोकॉन्ड्रिया को उन्होंने हमारी अग्नि से कंपेयर किया है। तो मैडम आपने मेरे ही नोट्स पढ़े हैं। अच्छा, आपने एक मेरे चीज notes पढ़े। सुनीता मैडम भी पूछना चाहती थी। अनुरिता मैम, आपने जो हाँ आर्टेरियल जी। सिस्टम को पित्त का और वेनस सिस्टम को कफ का, सुनीता मैम कल ढूंढ रही थी, आप कहाँ थी? पता मैंने आपकी नोट से नहीं पढ़े, मैं आज नेट पे पढ़ रही थी मैम। एक मिनट पहले अभी सुनीता मैम का सुनिए। आपने शेयर किया है तो आप बताइए। बिल्कुल सही है, हाँ, सुनीता बिल्कुल मैम सही का है पहले मैम वो। क्वेश्चन सुनिए। सुनीता मैम को बहुत सारे क्वेश्चन है। हाँ, बोलिए बोलिए। जी प्रणाम मैम। मैम वो कैंसर वाला जो आपने डाला था टेक्स्ट, उसमें से मैम स्टार्टिंग में ही जो आपने लिखा है कि नर्वस सिस्टम, वो तो हम शुरू से ही मानते हैं कि वात उसके साथ इक्विवेलेंट माना है। आपने लिखा आर्टीरियल और वीनस को अलग अलग कर दिया। आर्टीरियल को आपने कफज और वीनस सिस्टम्स को आपने पित्तज के इक्विवेलेंट माना है। इसको आप बता सकते हैं, एलैबोरेट कर सकते हैं किस तरह से आपने इसको रिलेट किया? क्योंकि हम तो ऐसा मानते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम सारा एक ही उसको मतलब दोष के मतलब लेते हैं धातु के अंदर, या जैसे भी है आपने इसको मतलब दोषों में कैसे अलग अलग इसको किया है? मैम, दोषों में अलग करने का मतलब, जब भी आप कैंसर, मैंने एक्चुअली ये जो मॉडर्न के लोग हैं उनको सिंपलर वे में वात पित्त कफ क्या होता है, काफी सारे ऑब्जेक्शंस आते हैं, और उनको आप 10 मिनट और 8 मिनट के प्रेजेंटेशन में सारे कंसेप्ट क्लियर नहीं कर सकते। तो उनको जो कंसेप्ट समझता है, जो लैंग्वेज उनको समझती है, उस सिस्टम में समझाने के लिए मैंने वो किया है। हमारे त्रिदोष और हमारे सप्त धातु से अलग कुछ भी नहीं है। हमारा कंप्लीट वेनस ब्लड है या आर्टेरियल ब्लड है, हमारा रस और रक्त से ही ये चीज है। लेकिन वो प्रेजेंटेशन मॉडर्न लोगों का था। इट वाज ऑन बाय ऑन्कोलॉजिस्ट ऑफ 7 to 8 कंट्रीज। तो जिसकी वजह से मुझे उनको उस लैंग्वेज में करना पड़ा। जो माइटोकॉन्ड्रिया का कंसेप्ट है, मेरा ट्रीटमेंट जो भी है वही लेवल पे काम करता है, और मैंने छोटा सा सूक्ष्म विचार अग्नि और अग्नि का पाचन या सेलुलर लेवल पे किया है। वो शायद कोई इसको मतलब अगर कुछ ऑब्जेक्शनेबल है तो मुझे सजेस्ट भी कर सकता है, लेकिन बहुत इससे मैंने ये किया था क्योंकि मॉडर्न के लोगों को उनकी तरीके से बताना पड़ता है। अदरवाइज इट्स नॉट लाइक दैट। हमारा जो सूक्ष्म पचन और हमारा जो स्थूल पचन की क्रिया है, हमारे जो सप्त धातु है, उनमें कोई ऐसे ये नहीं है वेनस एंड आर्टेरियल। बट बिकॉज दोज पीपल दे वांट इनटू देयर कंसेप्ट, इसलिए उनको समझाने के लिए मुझे वो लैंग्वेज रखना पड़ा। और मैंने मेरे हॉस्पिटल और इसमें थी तो मैंने वो प्रेजेंटेशन फॉरवर्ड कर दिया यहाँ पे। तो उसको आप मतलब हमारी कंसेप्ट से कोई अलग कंसेप्ट नहीं, वहाँ पे सिर्फ मॉडर्न लोगों को समझाने के लिए उसका लैंग्वेज थोड़ा सा अलग किया गया, बाकी कुछ भी नहीं। इट इज कंप्लीट। हमारा जो है रक्त धातु, जो धातु अग्नि पाचन है,
जो वहाँ का अगर सामता है तो हमारी ट्रीटमेंट पाचन की रहेगी, अगर रक्त धातुआ की तो हमारे जिन पैरामीटर पे हम, जिन लक्षणों पे हम संप्राप्ति कैसे घटित हुई तो वही पैरामीटर रहता है। लेकिन उनको टॉक्सिक ब्लड या उनको वेनस ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ये ज्यादा समझता है, तो उनको वो लैंग्वेज में करने के लिए, थोड़ा इजी करने के लिए मैंने रखा, बाकी कुछ नहीं। जी और ये जो फैगोसाइटिस की अभी मैडम मंदाकिनी मैडम जो बोल रही थी, अपनी जो इस पे इतना काम चल रहा है क्योंकि हमारे नॉर्मल शरीर के अंदर भी कैंसर सेल्स है जो हमारी हाँ, आयुर्वेद ये की भी कैंसर आपने पे। एक, हाँ ये भी हाँ जी, पूछने वाली थी, हाँ तो जी, हाँ जी। वो किस ये जो सेंस में मतलब? इंटरमीडिएट फास्ट, हाँ मैम, बिकॉज वी डील विद लॉट ऑफ, मतलब रूबी जॉनवीर ये जो बहुत बड़े बड़े लेवल पे काम चलते, तो उनके भी काफी सेशंस में हमें इनवाइट किया जाता है ना, तो वहां पे इनका जो कंसेप्ट है वो, जैसे हम डोंट कंपेयर मॉडर्न पैथी विद आयुर्वेदा, लेकिन द फैक्ट इज दैट मैम हम कंपेयर नहीं, जितना मतलब एक पेस्टिसाइड, अंडरस्टैंडिंग के लिए फॉर द सेम। हाँ अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि काफी लोग ना उसका गलत मीनिंग लेते कि आप कंपैरिजन करें, मैं कंपैरिजन नहीं करती हूँ, बट हमें मॉडर्न के सामने टिकना पड़ता है, उनको लैंग्वेज में बताना पड़ता है। तो द स्टडी व्हाट इन लास्ट 10-15 years हैड बीन इनटू कैंसर रिसर्च, उसमें हमारी बॉडी नॉर्मल सेल्स, हम सब लोगों के इसमें भी कैंसर सेल्स है, लेकिन हमारे शरीर का जो पाचन प्रक्रिया है जिसमें फैगोसाइटोसिस आता है, ऑटोफैगोसाइटोसिस, उस ऑटोफैगोसाइटोसिस एक ऐसी सिस्टम है जिसमें हमारी सेल्स जो अपने समान ना दिखने वाली सेल है, मतलब कैंसर सेल है, मतलब जो अलग अलग कार्सिनोजेंस है, जिनको मैंने मॉडर्न कार्सिनोजेंस का बहुत बड़ा लिस्ट बनाया, वो पेस्टिसाइड होगा, केमिकल फर्टिलाइजर होगा, या असेंद्रिय कोई भी नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज है, उसको विघटित करके वो जो सेल जब डेड की जाती है, अपने सेल से उसका कैटाबोलिज्म होता है, उसको ऑटोफैगोसाइटोसिस प्रोसेस के नाम से मॉडर्न के लोग बोलते हैं। तो हमारे सेल में वो सिस्टम अगर जीवंत है, हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली, हमारा जो भी इम्यून सिस्टम है, अगर वो उतना कार्यक्षम है, तो वो उसको विघटित करता है, डेड सेल्स को डॉक्सिन्स करके बाहर निकाल देता है। लेकिन उस सेल्स की जो भी न्यूक्लियस है, जो भी माइटोकॉन्ड्रिया है, जो भी डीएनए आरएनए है, उसको भी यूटिलाइज करता है। जब तक ये सिस्टम कार्यरत रहती है तब तक हमें कैंसर नहीं हो सकता है। इन शॉर्ट हमारी जो दिनचर्या में बताया ना मैम, कि जो ऋतु के हिसाब से पंचकर्मा करना चाहिए, डिटॉक्सिफिकेशन करना चाहिए, जो भी हमारे दोषों को समान अवस्था में रखना चाहिए, मैडम अल्टीमेटली वहीं पे आके रुकता है, आयुर्वेद पे ही आके रुकता है ये सारा चीज। उस पे भी बहुत काम चल रहा है, तो एवरीबॉडी हैज कैंसर सेल्स इन अनिता मैम, आप हमेशा जब भी मतलब ये सब बताते हो हमें, तो दिनचर्या ऋतुचर्या पे पूरा फोकस देते हो, और आज मैंने पढ़ा भी जब ना, तो मुझे बिल्कुल मैम आपके सारे आप वो वर्ड पूरे याद मेरे आ रहे वीडियोस थे। देखिए मैम, आप हाँ मेरे वीडियोस देखिएगा कभी भी, आप, मैं जब भी शेयर करती हूँ, या अगर आप मुझे पर्सनली पूछेंगे, तो मैं पेशेंट की मतलब लड़ती हूँ मैं पेशेंट के लिए। मेरा तो परसों झगड़ा हो गया पेशेंट को डिस्चार्ज किया तो, क्योंकि वो बोल रहा था नहीं मुझे नॉनवेज ही खाना है और बच्ची को नॉनवेज ही देना है। मुझे ये लैंग्वेज में बताना चला। उस लड़की का 12 तारीख को केमोथेरेपी, मेरी पूरा दिन रात मैंने 3 रातें जाग जाग के निकाली है, और वो लड़की को खड़ा किया है, चल रही है, और उसको जब बोला गया कि आपको वेजिटेरियन खाना है, आपको सुबह उठना है, नहीं वो 9 बजे से पहले नहीं उठती है, तो उसको इतना जल्दी उठा के क्या करेंगे। उसको सोते सोते प्राणायाम बोला है, मैंने ओंकार लगा के दिया है, वो कंप्लीट वातिक चिकित्सा उसकी चल रही है, उन्होंने एसी लगा के रखा है, उसको इतना गंदा क्रैम्प बैठा, पूरी रात उसने मेरे हॉस्पिटल के 7 डॉक्टर्स और मुझे जगा के रखा। दूसरे दिन मैं गई फिर से फैन 5 पे। तो ये लोगों को क्या लगता है बहुत भारी भारी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, नहीं मैम, इतना शाश्वत है आयुर्वेद की। छोटे छोटे जो ये चीजें है ना, हेतु निदान परिवर्जन, ये सबसे बड़ा चिकित्सा का स्रोत है। वो लड़की 12 साल की है, कोई भी हेतु स्पेसिफिकली नहीं मिला उसको, कोई हैबिट नहीं। उन्होंने पहले बताया कि वो बाहर का कुछ नहीं खाती है, धीरे धीरे करके निकाला तो वो जंक खाती है, वो लेट उठती है। जब उसका मतलब सुबह जब हम डिफिकेशन नहीं करते, तो सिंपल सी बात है, जो शरीर ने बाहर निकाला हुआ मल है, मतलब देखिए सार और किट्ट विभाजन में सार भाग से धातुएं बनती है, लेकिन किट्ट भाग से ही मलमूत्र बनता है। जब किट्ट भाग निकल जो एक सही वक्त पे उसकी अर्ज के बाद में अगर वो नहीं निकला, तो वो विष समान हमारे शरीर में घूमता है, एंड दैट क्रिएट्स अ टॉक्सिन रिच एरिया, या फिर हमारे ब्लड को जो भी खराब करता है। मैडम उस एरिया में आप अगर काम करते, क्योंकि मुझे बार बार यही क्वेश्चन हॉस्पिटल में किया जाता है कि उसको ट्यूमर कैसे हुआ, उसको ट्यूमर कैसे हुआ। जब पूछा गया तो घंटों टीवी भी देखती है, वो मोबाइल पे भी, उसके मैं आपको वीडियोस दिखाऊंगी, बच्ची जो पूरी गंजी दिख रही है, पूरी इसमें रेडियोथेरेपी से बाल गए, इतनी एक्टिव लड़की, उसकी रील्स वगैरह आप देखेंगी ना, लिटरली रोना आता है कि भगवान इतनी छोटे उम्र में कैसे आपने इतना बड़ा परीक्षा लिया। लेकिन हेतु उतने हैं कि वो हस्बैंड वाइफ लड़ रहे थे कि हमारे 3 बच्चे नॉनवेज कैसे खाएंगे, आपने इसका नॉनवेज बंद कर दिया। फिर मुझे स्ट्रेट वे बोलना पड़ा,
आपको केमोथेरेपी लाना है जिंदगी में, इसकी लाइफ को बढ़ाना है कि उसकी तो आदतों को और उसकी, इट्स लाइक दैट। तो आप मतलब बहुत हेल्दीली प्रमोट करिए। जो आज मैं जस्ट ऐसे गेस्ट लेक्चर का मुझे मिला तो मैंने क्वेश्चन किया कि भाई हमारे पास में जो रात के जागरण वगैरह के लोग आते हैं तो उन लोगों का तो सारा एक साथ में हो जाता है कि उनका सोना 8 घंटा, उनका बाकी का सारा चीज। तो ये सारे न्यू फैक्टर्स और न्यू पैरामीटर है इसमें। हमारी जितनी दिनचर्या है वही ट्रीटमेंट होती है, लेकिन क्या है वो फ्री की है ना, तो वो लोग नहीं मानेंगे, इसलिए उसके साथ मैम में हमारा मैम ऑक साथ में नहीं होता मैम, कहीं ना कहीं नहीं ऑक साथ में होता, वो टॉक्सिन्स बनाता है मैम। वो हमें लगता है कि ऑक साथ में हो गया, बाद में फिर वो बड़ी हाँ बड़ी बीमारियां देता है मैम। यही चर्चा हो रही थी कि कोई भी गलत चीज एक साथ में नहीं हो सकती है। ऐसे जब आप बोलते मैम, मेरे पास में ऐसे भी अभी अरविंद सर हंसेंगे, अरविंद सर को मालूम है सर, दीपक भरने मालूम है ना आपको, भरने जो पॉलिटिशियन है, उन्होंने ली हुई दवाइयां मैंने उनको वापस रखने के लिए बोली क्योंकि उनका 200-300 कोलेस्ट्रॉल था। एंड बहुत बड़े पॉलिटिशियन है यहाँ पे, बहुत बड़े हस्ती है। तो उनको बोला गया कि आपको रोज ड्रिंक नहीं ले सकते हो आप, तो बोले हफ्ते में 2 बार लेंगे। मैंने कहा हफ्ते में 2 बार भी नहीं ले सकते, आपका लीवर फेलियर में जा रहा है, क्योंकि एजिबिलिटी। बाद में जब उनको मेडिसिन दिया गया, 5-6 हजार उसका कॉस्टिंग था, वो बोले अगर आप 10,000 की दवाइयां दीजिए, लेकिन मुझे ड्रिंक्स पीनी है और मैं ड्रिंक्स पी के ही रहूंगा। मैंने बोला आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स बाहर अवेलेबल है, क्योंकि आपका किडनी फेल होने से कोई बचा नहीं सकता और मैं आपके पाप में नहीं सहभागी हो सकती, आप बेटर वे ट्रीटमेंट ना लीजिए। उनको बहुत बड़ा गुस्सा भी आया क्योंकि यहाँ की पॉलिटिक्स, मुझे भी डर लगा कि भाई अपना क्लिनिक उनके एरिया में, लेकिन ऐसे लोग होते तो उनको अपनी वो सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अब तो ये लड़की 4 हफ्ते का मेडिसिन लेके गई, मुझे ये टेंशन है कि एसी चलाएगी और बाकी रेडियोथेरेपी उसकी 30 हो चुकी है, तो उसकी नर्वस सिस्टम इतनी वीक है, उसका वातव इतना रुक्षता है, उसको 100 200 ml पूरा अभ्यंग में उसका लगता था और उसके बाद में भी उसका स्किन ऑयली नहीं दिखता था, इतना उसका वात का रुक्षता बढ़ा हुआ मैम किससे अभ्यंग दे रहे हैं आप उसको? मैंने 5 दिन जो किया ना मैम, उसमें मैंने नहीं, तेल तेल पहले कौन सा है? क्षीरबला और सहचर दिया था, फिर उसके बाद में क्षीरबला और मैंने सिद्ध किया था दशमूल, सहचर और चंदन बला लाक्षादी, क्योंकि उसकी कुछ और भी कंडीशंस थी, जैसे स्ट्राइज होती है ना प्रेगनेंसी के बाद में डेवलप जी होते जी हैं, तो वैसे उसके स्ट्राइज बटक्स पे और इस पे, मतलब हमारी भाषा में बोलेंगे तो क्षयात्मक संप्राप्ति मेज मज्जा और मेद तक जब पहुंचती है, तो उसके बाद में वो स्ट्राइज आपको वहां पे दिखते जहाँ पे वो धातु क्षीण हो जाता है। तो इसकी वजह से मैंने बल्य करके और पित्त का शमन होने के लिए ऐसे ये 3 चीजों से मैंने सिद्ध करके दिया था। बाद में अभ्यंग मेरा, मैंने अभी उनको जाते वक्त में जो भी है सहचर और दशमूल, ये दोनों चीजें किया क्योंकि उसको नमनेस भी आ रही थी और वो चलने में उसको काफी दिक्कत हो रही थी। और तो मैम पेन बस्ती? किलिंग बस्ती तो मैडम मैंने 4-5 दिन अलग अलग बस्ती दी। एक दिन मज्जा क्योंकि मज्जा जब ट्यूमर इन ब्रेन बोलते हैं तो वहां पे दृष्टि हमारी सबसे पहले इस धातु की होती है, तो इसकी वजह से अस्थि मज्जा पाचक इंटरनली दिया था। तो बस्ती मैंने पहले उसको पेन था तो दशमूल और दशमूल और क्षीरबला की दी थी। दूसरे दिन क्षीरबला और पंचतिक्त घृत अभ्यंतर के लिए और क्षीरबला और तिक्तशीर ऐसे व्यत्यसा दिया था। एक दिन में 2 बस्तियां दी मैडम मैंने, क्योंकि मेरे पास में चांस ही नहीं मज्जा था, वो बस्ती 7 जो दिन आप रुकने के लिए अभी तैयार कुछ नहीं कह थे। रहे थे, मज्जा बस्ती के हाँ बारे मैं में कुछ कह मज्जा, रहे थे, वो क्या? हाँ 30 ml मज्जा बस्ती और क्षीरबला, ये दोनों ये चीज को मज्जा किसकी होती है और मतलब कहाँ से आप इसको ऐसे कैसे मैडम मैं अवेलेबल सिर्फ करते हैं? अजा मज्जा यूज करती हूँ। जो बोन मैरो रहता है ना, हाँ हाँ जो हाँ हड्डियां रहती है, हाँ। उसका बोन मैरो निकाल के उससे एक्सट्रैक्ट करके जो मज्जा रहता है, क्योंकि पेशेंट का ट्यूमर हाफ रिसेक्टेड है, तो देर आर लॉट ऑफ चांसेस ऑफ मेटास्टेसिस, और पेशेंट का पेट स्कैन नहीं किया हुआ है उनका, क्योंकि 12 को केमो है तो डायरेक्ट विदाउट पेट स्कैन कराने के लिए तैयार। और मैंने बहुत मुश्किल से 4 हफ्ते मांग के लिए कि अगर पेशेंट ठीक से रहा, उसका प्लेटलेट बढ़ गया, प्लेटलेट तो मैंने 5 दिन में ही बढ़ा दिया, खून भी मैंने 7-8 ग्राम था तो 9.6 तक पहुंच गई, आरबीसीस भी बढ़ गया, तो इसकी वजह से मैंने मज्जा बस्ती दिया था। और तिक्त क्षीर बस्ती, क्योंकि वो ना ऐसे जलता था, बोलती मेरे पेट में जलन हो रहा है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे एसी ही चाहिए। तो उसका वो जिसे बोलते पित्त उष्ण तीक्ष्ण गुण से रेडियोथेरेपी की वजह से बढ़ा था, विरेचन नहीं दे पा रहे थे क्योंकि पेशेंट बहुत वीक थी, तो इसकी वजह से मैंने मनुक्का और इसका लाजामंड जो रहता है उसका पानी दिया था। बहुत मतलब ये किया, और उसके बाद में 3 दिन में मैंने 2 बार उसको नस 3 बार मैंने नस से दिया। पहले 2 दिन नहीं दिया क्योंकि डॉक्टर ने बोला था 21 तारीख को ही केमो रेडियो खत्म हुआ है, तो यू हैव नॉट टू टच, इवन नहाने के लिए भी उसको परमिशन नहीं था, और उसका सर का एरिया पूरा काला था, और जो ट्यूमर वाला एरिया रिसेक्टेड था वो बहुत लिबलिबिट, मतलब ऐसे सूजन था वहां पे, शोथ दिख रहा था, लेकिन मैं लेप नहीं लगा सकती थी।
फिर मैंने थोड़ा सा टेक्निक करके जो अपना ज्योतिषमती और जटामानसी दोनों से सिद्ध ऑयल का हल्का सा पीछू रखा, और उसके बाद में उसको एक मैं जली करके यूज करती हूँ, जहाँ पे मैं कोई डेयरिंग नहीं कर पाती हूँ, जहाँ पे मुझे कोई रिस्क नहीं लेना किसी एडल्ट्रेशन का, तो वहां पे ऑर्गेनिक चीज है। तो मैंने वो लगाने के बाद में और उसको हरिद्रा मिश्रित लगाने के बाद में वो जो ट्यूमर वाली जगह है उसका शोथ कम हो गया, तो मेरा डेयरिंग और बढ़ गया। फिर मैंने 15-15 ml तक अनुतेल नस्य, शिरबला नस्य और पंचेंद्री वर्धन तेल, ऐसे दिन में 3 नस्य दिए मैंने अलग अलग, और तीनों उसने मतलब मैंने एक वीडियो शेयर किया सर को, वो खांसती है, छींकती है, उसका नॉस्ट्रिल इतना छोटा था, पूरा नॉस्ट्रिल भर जाता, तो एकदम ऐसे बोलते ना ये करके उठती थी, तो इसकी वजह से फिर बहुत धीमे धीमे करके ड्रॉप ड्रॉप करके डालना पड़ा, लेकिन डाला ही मैंने। मुझे इतना तो गारंटी आ गया था कि आई एम नॉट डिस्टर्बिंग हर ट्यूमर और जो भी कुछ कंडीशन है, तो इसकी वजह से वो नस से दिया। इवन मैंने डिप्लोपिया उसको ऑपरेशन के बाद में शुरू हुआ तो उसकी ऑप्टिक नर्व ये थी, तो मैंने सप्तामृत लोह और बृहत्वास्कादि कषाय का टैबलेट जो मैंने घना बनाया हुआ था वो भी दिया, और प्लस मैंने नेत्र तर्पण किया, तो उससे भी बहुत उसको अच्छा रिजल्ट आया। नेत्र तर्पण किससे किया मैम? मैम त्रिफला ग्रोथ, ओके। त्रिफला ग्रोथ यहाँ पे थी तब किया, लेकिन वो पेशेंट के रिलेटिव बिल्कुल एब्सर्ड से बिहेव कर रहे थे, बहुत सनकी थे, तो उनको जाते वक्त में जो घर के यूज के लिए रहता है वो ड्रॉप्स अलग रहते हैं मेरे, वो एक्टिवेटर दिया, क्योंकि उसको डिप्लोपिया भी था और कान में भी ऐसे वो फंगस था कि रेडियोथेरेपी की वजह से था, पता नहीं, तो मैंने उसको कर्णपूरण के लिए भी वही एक्टिवेटर ही दिया। मैम ये मज्जा वाला अच्छा, बताइए ना, ये मैं तो पहली बार सुन रही हूँ, इससे कैसे आप कुछ मैडम मैं डालते किडनी हो फेलियर में भी या देती हूँ, मैं बोन मेटास्टेसिस और बोन कैंसर में भी देती हूँ, और ये जो पेशेंट थी ब्रेन ट्यूमर की, तो जैसे इससे पहले मेरे पास में जो ग्लायोमा की केस आई थी वो बहुत छोटी थी, 3 साल की बच्ची थी वो, ये 12-13 साल की थी, इसका ग्लायोमा नहीं था, लेकिन मेडुला ब्लास्टोमा इज ऑल्सो वेरी कॉमन इन चिल्ड्रन, तो इसको मैंने मज्जागत अवस्था इसकी वजह से मैंने उसको 30 ml तक मज्जा और 40 ml तक क्षीरबला, ऐसे दोनों का ये करके यमक करके दिया। मज्जा कुछ भी नहीं, आप अजा का जो ये रहता है हड्डियां, उसको आपने बहुत अच्छी तरह से उबालना है, बहुत अच्छी तरह से, और मैंने उसमें प्रक्षेप सिर्फ ये बार में त्रिकटु डाला था हल्का सा, क्योंकि उसको अग्निमान देना डेवलप हो, और हल्के से उसको सिद्ध करके ठंडा करके फिर क्षीरबला के साथ में दिया था। 40-50-70 तक मैं लेके गई थी बस्तियां जो भी है, लेकिन दिन में 2 बस्तियां, 3 दिन, फिर 3 बार नस्य 15 ml तक, फिर अंजन, और ये, और थोड़ा सा एक बिकॉज मर्म की थोड़ा सा ट्रेनिंग लिया है मैंने, तो कुछ सर के पॉइंट्स है, श्रृंगाटक मर्म है, अपांग मर्म है, या जो हमारा एंटीरियर फोंटानिल रहता है, आज्ञा चक्र का स्थान, हमारा जो सहस्त्रार का स्थान, तो वो भी मतलब जो भी बेस्ट था मेरी तरफ का वो मैंने ये करके दिया, तो उसको बहुत अच्छा रिजल्ट। वो लड़की इतनी जल्दी अल्फा स्टेट में पहुंचती थी माइंड हीलिंग के बाद में, कि जैसे मैंने नस्य किया, जैसे नेत्र तर्पण, और एट अ टाइम करना पड़ता था क्योंकि मेरे पास में टाइम भी कम था, मेरे एट अ टाइम 4 सीरियस केसेस 2 हॉस्पिटल्स में एडमिट थे, तो वो इमीडिएटली 2-2, 3-3 घंटा सोती थी। सबसे मेन चीज, उसको भूख बिल्कुल नहीं लगती थी और उलटता था खाना, और नाक से खून आता था, तो उसको जब अनुतेल का और इसका नस्य दिया गया ना, तो उसके बाद में उसका खून आना भी रुक गया। मेन प्लेटलेट भी वजह था उसका, लेकिन एक तरफ से हमारे तिर्यक रक्तपित्त की जो संप्राप्ति वो तो घटित होती है ना रेडियोथेरेपी के बाद में, तो ऐसे मतलब क्या बोलो अभी, अलग अलग दोष, अलग अलग संप्राप्तियां, अलग अलग हेतु, एवरीडे वो लगा लगा के ऐसे। मैम नाक से खून निकलता था, तो इसमें फिर जैसे अणु तेल देंगे तो ये तीक्ष्ण नहीं होएगा? आपने मतलब मैडम क्या सोच के इसको प्लान उसका किया? खून का निकलने का वजह प्लेटलेट था, और पहले अच्छा। मैंने यष्टि मधु और क्षीरबला दिया था, जब उसका कम हुआ, फिर उसके बाद में उसको हेडेक हो रहा था, तो मुझे जो लीन कफ दोष है या मज्जागत जो सामता है उसको भी, जब इतना गर्म नहीं रहता है मैम अणु तेल, और पंचेंद्री वर्धन तेल भी जो है, अगर आप देते हैं मात्रा आपको सिर्फ कंट्रोल करनी पड़ती है, यूजुअली ऐसे इसमें वासासुरस और ये दिया जाता है, लेकिन उस बच्चे की नॉस्ट्रिल इतनी छोटी थी और इतनी जल्दी हाइपर हो जाती थी, प्लस डॉक्टर का उनके रिकमेंडेशन था कि यू डोंट हैव टू टच द मतलब सर को हाथ नहीं लगाना है और ट्यूमर जहां से निकाला है, तो मुझे ऐसे लगा कि शायद कुछ ना कुछ रेमिनेंट है। फिर बाद में मैंने सब चेक किया, उनके रिपोर्ट मैंने मंगा के लिए बॉम्बे से, तो तब दिखा कि उन्होंने पार्शियल ट्यूमर रिसेक्ट किया, तो उनको 101 चांसेस उनको लग रहा था मेटास्टेसिस का, इसलिए उन्होंने 30 रेडियोज कराई। तो मुझे ऐसी चीज देनी थी जिसकी वजह से वहां के दोष, क्योंकि इसके बाद में तो मैं उनको सिर्फ मतलब सौम्य जो क्षीरबला है या कुछ घृत है ऐसी चीज दे सकती हूँ नस्य के लिए,
घर पे मैं कोई तीक्ष्ण नस से नहीं देती, हम अपने सामने कितना भी ट्रायल कर ले, लेकिन घर पे फिर मैंने क्षीरबला और घृतवेद साथ देने के लिए बोला है। तो वो मैम ये जो आप 3 दिन 2 दिन का आपको टाइम मिल जाता है कि इतने में इसको कीमोथेरेपी करना है, ये करना, और आप इतने दिन में आप खुद को अपने आप को एकदम किनारे रख करके उसकी सेवा करते हो, तो मैम इसके साथ में आप ये जो पैरामीटर्स होते हैं इनके, उसको भी तो कंपेयर करते जाते होंगे ना बीच बीच में। मैडम मैं 3 इन्वेस्टिगेशंस कराती हूँ और मैं विदाउट इन्वेस्टिगेशन आगे ही नहीं चलती हूँ। मैंने सर को रिपोर्ट भेजा है, उसका प्लेटलेट 94,000 से मैं 1,54,000 कर चुकी हूँ 5 दिन, चौथा ही दिन था, 5वें दिन तो उसको डिस्चार्ज किया। उसके बाद में उसके एसजीपीटी एचओटी लेवल्स थे जो रेडियोथेरेपी के बाद में 101% बढ़ते हैं। टचवुड उसका किडनी बहुत अच्छा था। एचबी उसका जब आरबीसी लेवल कम होती है तो मज्जागत अवस्था क्षयात्मक संप्राप्ति तक पहुंच गई है। तो क्षयात्मक संप्राप्ति जब होती है तो आपको इतना, जब नाक से खून बह रहा है तो यू हैव टू बी वेरी 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 पर्टिकुलर कि किसी भी वजह से दीपन पाचन में भी आपका कटुरस नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर गलती से कुछ रीजन हो जाए और रक्तपित्त की अवस्था बढ़ जाए तो बहुत दिक्कत हो जाता है ना। और वो पेशेंट कभी कॉन्स्टिपेशन, मतलब सही इंफॉर्मेशन ही नहीं दे रहे थे। उनको एक दिन मुझे कंप्लीटली हेतु निकालने के लिए, मैंने सिर्फ उस वक्त में जो भी ट्रीटमेंट दिया है वो सिर्फ ऊपर ऊपर ट्रीटमेंट दिया, इंटरनल ट्रीटमेंट तो उनको दिया ही नहीं, क्योंकि जब तक रिपोर्ट हाथ में नहीं आते। 22 को उसका रेडियो खत्म हुआ है, 5 तारीख को 6 तारीख को मेरे पास, मैं मालदीव से शायद 5 को आई, तो 6 तारीख को वहां पे एडमिट हुई है। तो इसकी वजह से मुझे रिस्क नहीं, मतलब यू बोलते हैं ना मेंटली फिजिकली, और इसमें यू आर गॉन, बिकॉज आपका अंडरटेकिंग रहता है। और सबसे मेन चीज बुरा क्या है, सर को लगता है बड़ा आसान काम है पैनलशिप, बिल्कुल नहीं। आपको 50 लाख की इंडेमनिटी देनी होती है, और प्लस मॉडर्न के डॉक्टर्स हमारी कोई जिम्मेदारी हमारे पेशेंट की नहीं लेते। उसको कमर में दर्द हुआ तो भी मुझे ही भागना पड़ता है, एक भी पेन किलर नहीं देने देती हूँ मैं उसको। अगर छींक आती है, उसको अगर बुखार आता है, और पहले दिन उसको जैसे ही मैंने बस्ती दिया, क्योंकि विरेचन नहीं दे पा रही थी मैं, जबकि विरेचन इंडिकेटेड था, लेकिन पेशेंट का हार्ट रेट 154 रहता था, जिसकी वजह से मुझे प्रवाल और जिसे बोलते मंजिष्ठा सारिवा ऐसी चीजों से उसका ये रखना पड़ा। लेकिन पहले दिन मेरे हाथ में रिपोर्ट ही नहीं आए, और रेडियोथेरेपी के बाद में कौन सा चीज कौन सा पैरामीटर बिगड़ा है मालूम ही नहीं। तो मैंने लिटरली उसको चंदन वाला लाक्षादी तेल का पादाभ्यंग दिया था। लेकिन जब थेरेपिस्ट नहीं थी, क्योंकि थेरेपिस्ट दिन में मिल जाते मैम, रात को 11 बजे कौन, यहाँ से फोन आया कि आपको भागना पड़ता है, क्योंकि एलोपैथ वाले लोग हाथ नहीं लगाते, राउंड तक नहीं लेते मैम। और ये बड़े बड़े हॉस्पिटल 2-2 1-1 लाख का बिल बनाते हैं, इसमें अपना कोई रोल नहीं होता। वी आर जस्ट कंसल्टेंट ओवर देयर, 80% आपको कंसल्टेशन मिलता है। और वहां पे वो सिर्फ इसलिए क्योंकि दे अलाउ मी टू गिव आयुर्वेदा एंड दे सी माय पेशेंट, मॉनिटर देम। कुछ भी इमरजेंसी हो जाए तो देयर सेटअप इज देयर इक्विप्ड, जहाँ पे ऑक्सीजन से लेके आईवी तक सब चीज रहती है। लेकिन टच वुड कभी मेरा ऐसा केस गया, एक्सेप्ट एक मेरी किडनी फेलियर की पेशेंट 1:30 बजे हार्ट इसमें चली गई थी, तो उसको भी हमने रिवाइव किया था। तो इस वजह से बहुत आपको सतर्क रहना पड़ता है। और प्लस कुछ भी हो जाए तो आपका सिग्नेचर रहता है कि यू आर रिस्पॉन्सिबल। बताएंगे ये जो आप मज्जा का बता रहे थे मैम को कि मैंने उसमें बस उसकी हड्डियां जो है उबलने के लिए पानी मैडम में 8 से तो 12 ऐसे मतलब सीटियां विदाउट करनी है, क्रशिंग सुनिए ना, हड्डियां लेनी है, 8 से 12-15 सीटियां करनी है। जब आप वो सीटियां करते हो तो उसमें अस्थि का भी कुछ और, क्योंकि मैंने इसको अस्थि मज्जा पाचक दे के रखा था, और संप्राप्ति रस रक्त मांस में अस्थि तक तो ये कर ही चुकी थी, लेकिन पेशेंट का अभी तक मेंसेस नहीं आया है, तो इसका मतलब आर्तव तक भी क्षयात्मक संप्राप्ति पहुंच चुकी है। तो मुझे मज्जा इसलिए क्योंकि जैसे सर ने बताया, अगर तब सर 2-3 दिन पहले लेक्चर लेते तो मैं शायद रक्त बस्ती भी दे देती उसको। तो उस वक्त में वो खुद ब खुद आता है, आपको कुछ भी नहीं करना होता है। जब वो गर्म रहता है तब उसमें मैं लिटरली 5 चिमटी त्रिकट्टू डालती हूँ, सिर्फ 5 चिमटी। क्यों? क्योंकि वो हेवी रहता है, मतलब दीपन पाचन के लिए जो भी है। और दूसरा चीज ये कि जब उसका बज्जा निकलता है उसको अच्छी तरह से छान लीजिए, उसमें कोई भी कंटेंट ना रहना चाहिए। 2-3 बार वस्त्र गाल करिए, जो अपना बड़ा वाला छन्नी है उसकी बजाय जो वस्त्र ठंडा करिए। ठंडा करने मतलब एकदम ठंडा नहीं, थोड़ा कोश नहीं होना चाहिए। जब वो कोश ने, उसमें आपको जो बाकी का घृत या बाकी का चीज डालना है वो डालिए। और जैसे मैंने क्षीरबला यूज किया था और यमक करके मैंने उसको मात्रा बस्ती करके दे दिया। कुछ प्रिपरेशन नहीं, कुछ भी नहीं, कोई अलग चीज यही नहीं करनी है उसको। आप नहीं, मेरा मज्जा मतलब वैसे ये ही था, मेरा सिर्फ क्वेश्चन ये था कि मतलब यू मीन टू से कि उसको बस ऐसे स्टीम करने से मतलब 10-12 सीटियां जो भी बोल रहे हो वो अंदर का मज्जा निकल विदाउट आता है क्रश नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप से ना, अंदर निकल से अपने आप आएगा निकल मतलब। आता है। यस यस,
क्रश करेंगे तो वो हड्डियों को कैसे, पीसेस, हाउ यू मतलब कम टू नो, मतलब ऐसे मतलब कोई विजिबल उसके ऐसे उसमें कोई कलर और it एनीथिंग looks जिससे oily. आपको लगा कि बच्चा It looks oily. It is yellowish. I think you are vegetarian. तो जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं, आप उनको एक बार कराने के लिए बोल दीजिए, आपको दिख जाएगा येलोइश ऑयली उसका लेयर बनता है और दिखता है मैम, क्योंकि हड्डियों के अलावा जी पानी में कुछ नहीं डालने वाले, सिर्फ सीटी जितना बजेगा उतना, और उसके बाद में जब मतलब आप ठीक छान ठीक लेते हैं उसको, तो सिर्फ ऑयल नहीं जी रहता, उसमें थोड़ा पानी भी रहता है ना, तो थोड़ा और उबाल के, जैसे हमारी सिद्धि कल्पना है, तो वैसे ही उसका जो भी है पानी का अंश उड़ जाता है, तो उसके बाद में आपको सिर्फ ऑयल दिखता है वहां पे, जी जी जी। ठीक है और एक क्वेश्चन मैम और मैम एक तो जैसे हम बोलते हैं कि जितने भी कार्सिनोजेनिक फैक्टर्स कुछ भी हैं वो उनकी वजह से हम कहते हैं कि अगर आप कार्सिनोजेंस। डाइट एंड लाइफस्टाइल में मतलब वो धीरे धीरे सब प्राप्ति बनते बनते एट सम लेवल वो ऐसा बन जाता है। एक होता है कि बीज दोष, ठीक है। तो मुझे मेरा क्वेश्चन एक बार पहले पूरी तरह सुने, मे बी मैं प्रॉपरली कन्वे कर पाऊं या नहीं। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो बीज दोषज है, कोई ऐसा लिंकिंग है उसकी जेनेटिक और एनीथिंग, उसमें अगर हम आहार विहार डाइट एंड लाइफस्टाइल पे पूरा फोकस करते हैं, वो बंदा पूरा फॉलो करता है, ठीक है, उसकी कोई पीछे से ऐसी लिंकिंग है, तो उसमें क्या हम उसको उसके उस जीन के एक्सप्रेशन को पूरी तरह से रोक सकते हैं या उसकी स्विरिटी ही सिर्फ हम उसको कम कर सकते हैं? क्या रहेगा, मतलब इसके बारे में मेरे को बताएंगे। मैम शायद आपने ये क्वेश्चन अरविंद सर कुछ पढ़ा रहे थे तब भी पूछा था, लेकिन मैं कई बार क्या है ना, सिर्फ कान में नहीं, रहता है, मैंने आपसे मैं ही बोल नहीं पूछा था पाती कि हूँ। जो नहीं पल्लवी नहीं नहीं की नहीं, आपने बेटियों कुछ के और लेक्चर रिलेटेड चल है। रहा था तब जीन्स पे कैसे काम करते हैं ये पूछा था। एक्चुअली बहुत वास्ट टॉपिक है, लेकिन मेरा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है मैम। आप जीन्स को या हेरिडिटी नॉर्म्स को या जो ऑटो इम्यून डिसीज, ये सारी चीजों का सबसे मेन चीज आयुर्वेद का खासियत ही है कि वी वर्क ऑन सेल्यूलर लेवल एंड वी डोंट वर्क ऑन सिस्टम लेवल। मतलब ये कि हाँ ब्लड कम हो गया तो ब्लड चढ़ा दिया, एच बी बढ़ गया, प्लेटलेट कम हो गया प्लेटलेट चढ़ा दिया, प्लेटलेट बढ़ गया। व्हेन यू चेंज द लाइफस्टाइल मींस यू चेंज द साम्य अवस्था, जो रस रक्त मांस के अलावा जो त्रिदोष और हमारे मानस हेतु है मैम, सत्व रजतम, हम वहां की लेवल तक हमारा काम करते हैं। जब हम किसी को भी लाइफस्टाइल बताते हैं या फिर दिनचर्या बताते हैं, स्वस्थ रूप बताते हैं, जब वहां तक काम होता है तो रेगुलेशन होता है। क्योंकि आपको भी बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि हमारे इंद्रियों के अलावा सबसे बड़ा जो अतीन्द्रिय है वो हमारा मन है। वहां की लेवल पे जब काम होता है तो यू हैव दैट कैपेसिटी दैट वी कैन चेंज द जेनेटिक कोडिंग। और इसके भी रिसर्चेस चालू है, इसके भी चीजें मिलती है। वरना अभी जैसे सिंपल ये जो केस है, मुझे यहाँ पे 100% तो नहीं लेकिन 90% ऐसे लग रहा था कि कुछ बीज दोष और ये मिल सकता है, लेकिन मुझे अभी तक उतनी हिस्ट्री उनके फैमिली वालों ने नहीं दी है। उनकी 3 बेटियां और 1 बेटा है और बॉम्बे की केस है वो। तो ये नॉनवेज का भी मुझे बाद में पता चला। तो ऐसे आप जब आपको पता चलता है, या फिर अभी जैसे आई एम सो सॉरी ऑन दिस लेवल वी शुड रियली पे होमेज फॉर 2 मिनट्स टू पल्लवी मैम, जो हमारे इसमें आती थी। उनके बच्चों का शायद कुछ आदित्य सर बोल रहे थे। तो अगर हमें ये पता चलता है कि देयर इज सम, हाँ जी कुछ नहीं मैम, वही कह रही थी कि उनके लिए ही इन पर्टिकुलर मेरा ये क्वेश्चन था। हाँ, तो थोड़ा इस सा लेवल ब्रेक पे लेंगे क्या आप लोग? थोड़ा सा ब्रेक लीजिए ना, अभी बाद में बताएंगे, क्योंकि शशि मैम कोई केस लेके आई हैं। हाँ वो ज्यादा जरूरी है, बाद में बात करते हैं। हाँ, शशि तिवारी मैम। गुड इवनिंग सर। मेरी पेशेंट नहीं है, राय सर की पेशेंट है। सर ने मैसेज किया था तो इसलिए मैंने दोबारा मैसेज कर दिया था कि अगर आपने नहीं देखा तो देख लो प्लीज, क्योंकि वीडियो पेशेंट ऑडियो काफी ऑन कराइए, वीडियो ऑडियो ऑन कराइए पेशेंट का। राय सर अपने पेशेंट को बोलो ऑडियो वीडियो ज्वाइन मतलब ऑन करे अपना। राय सर। हनुमान जी मैडम जी। जी मैडम हाँ जी। सर प्लीज कराएं। पेशेंट को वीडियो ऑडियो ऑन करने को कहिए। हाँ रुचि, आप अपना वीडियो और ऑडियो ऑन करिए। रुचि, उन तक आवाज जा रही है क्या? हाँ कर दी। अभी फेस पे लाइट आना चाहिए। अपना ऑडियो भी ऑन करें प्लीज। इनका फेस पे लाइट आना चाहिए। हमें नहीं दिख रहा है। हाँ दिख गया। नमस्ते मैम। हाँ जी नमस्ते। हेलो।
हाँ जी, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है? जी मैम आ रही है आवाज। मैम मुझे सिस्ट बताया है, उसके बारे में ये पूछना था मुझे कि ये सिस्ट अपना मिट जाएगा दवाई वगैरह से, आपने रिपोर्ट देखा है? हेलो। आप एक मिनट, एक बार बैठ जाइए और अपना चेहरा स्थिर रखिए, इधर उधर हिल रहा है, शायद नेटवर्क का अब क्लियर प्रॉब्लम। दिख रहा हाँ, हैंग हो रहा है। है? नेटवर्क। आप थोड़ा सा ना अब नेट दिख रहा है सही ना नेटवर्क क्लियर? पे आइए, थोड़ा या तो बाहर आ आपका जाइए अनिका, नेटवर्क एरिया में, हाँ हाँ, नेटवर्क में आ जाइए आप थोड़ा सा। थोड़ा बाहर आ जाइए। सर इनको राइट ओवेरियन सिस्ट है और सर सिस्टाइटिस आया है सर। एकदम ठीक हो जाएंगे, पूरा ठीक हो जाएंगे। जी सर, सोनोग्राफी मैंने बहुत सारे लोगों ने सर सिस्ट के लिए इनको ऑपरेशन की सलाह दी है सर। नहीं, ऑपरेशन मत कराइए, ऑपरेशन से फिर साइड इफेक्ट। और मैंने सर सोनोग्राफी रिपोर्ट सर शेयर की है सर ग्रुप में अभी कुछ देर पहले। जी, डर्माइड सिस्ट है ना? सर जी सर, जी सर, जी। तो इनका केस टेकिंग कौन करेगा? सबसे इंटेलिजेंट डॉक्टर कौन है? डर्माइड सिस्ट का केस टेकिंग करिए, कौन करेगा? शशि मैम आप करेंगी क्या? शशि मैम से ही करा दीजिए सर। शशि मैम बहुत अच्छी, सबसे इंटेलिजेंट डॉक्टर है। थैंक यू सर। और अंजना मैम भी है यहाँ पर। हाँ ठीक है, करिए। चलिए, हाँ जी मैम, आपकी उम्र कितनी है? 26 मैम। 26। अभी आपको क्या तकलीफ हो रही है मैम? मैम सिर्फ दर्द होता, मतलब टाइम पे ज्यादा दर्द होता है, और अभी नॉर्मली दर्द कभी कभी स्टार्ट हो जाता है, जैसे ज्यादा काम कर लो या सीढ़ियाँ ज्यादा चढ़ कर लो, मतलब मेहनत का काम करते हैं तो दर्द होने लगता है, और साइड में दर्द होता है और कमर पूरी दर्द हो रही है अचानक से, मतलब दर्द होता है बहुत ज्यादा। तो कमर में जो दर्द हो रहा है मैम, वो कमर में दर्द कितने दिनों से हो रहा है आपको? ये अभी अभी होने लगा, 1-2 महीने से, लगभग 2-3 महीने। अच्छा, 1-2 महीने के पहले दर्द होता नहीं रहता था? नहीं, मतलब नॉर्मली ऐसा होता था तो अपन ध्यान नहीं देते थे, ये सोचते थे कि मतलब कुछ होने लगा होगा ऐसी कमजोरी वगैरह से, पर लेकिन जब से पता चला तो शायद उसी का इफेक्ट हो अपना, कि ये पेन हो रहा है अपन को बॉडी में कहीं की। नहीं, मैं वो चीज नहीं पूछ रही, जैसे एक होता है ना कि कुछ लोग को हमेशा जब देखो तब दर्द बना रहता है, कुछ लोग को रहता है कि नहीं कंटिन्यूअस दर्द हो रहा है, एक होता है कि पीरियड के आसपास लेडीज को दर्द होता है ना? या कभी ज्यादा झुककर काम कर लिया तो दर्द होता है। तो वही मैं पूछ रही हूँ, आपका दर्द कब ज्यादा होता है, या इधर आपको जब से पता चल गया तब से ज्यादा फील होने लगा? नहीं, ये अभी हाँ, मतलब पहले ऐसा कभी कभार होता था तो पता नहीं था कि अपन क्यों हो रहा है, लेकिन अभी जब से पता चला है, मतलब दिमाग में वही चीज जाती है कि उसकी वजह से अपन को दर्द हो रहा है, क्योंकि पहले ऐसा मुझे नॉर्मली कुछ होता नहीं था। पहले वो चीज तो मत सोचो, वो आया क्यों, मतलब वो टेस्ट क्यों कराने की जरूरत पड़ी, पहले ये मुझे बताओ आप। मैम मेरा पीरियड के टाइम दर्द होता था मुझे बहुत ज्यादा, तो मैं चेकअप कराने गई थी, तो मुझे सोनोग्राफी लिखा उन्होंने, जब वो करवाया तो उसने ये सिस्ट बता दिया कि आपको ये सिस्ट है और इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा, अपना डॉक्टर ने बताया, और डरा दिया कि आपको फूट वगैरह जाएगा और भी चीजें, मतलब ऐसी, तो मैं डर गई। तो मेरा मतलब ये था कि बिना ऑपरेशन अपन ठीक हो जाए और लाइफ में अपन को प्रॉब्लम ही ना आए कि ये चीज दोबारा अपन को कभी हो। हाँ, आप उसकी चिंता न करिए, अगर आप चिंता ज्यादा करेंगे तो फिर पक्का ऑपरेशन कराएंगे, नौबत आ जाएगी। लेकिन अगर आपने चिंता नहीं किया, क्योंकि इसी वजह से मैंने पूछा ना, क्योंकि देखो लड़कियों को या लेडीज को एक पीरियड के आसपास आना होता है तो दर्द होता है, कई बार कुछ लोग को मिड साइकिल भी पेन होता है, ठीक, कुछ लोग का क्या होता है कि नरिशमेंट ठीक अगर नहीं है तो भी दर्द होता है, कुछ लोगों को क्या होता है चलने फिरने उठने बैठने के तरीके में फर्क होता है, तो उसकी वजह से भी तो कमर दर्द की ना 50 वजह होती है, ठीक है? अगर आपको यूरिन में ट्रबल हो तो भी दर्द होता है, तो इसलिए ज्यादा सोचना नहीं है, ठीक है? पहली बात तो ये नहीं, जी ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। लेकिन मैम लेकिन पीरियड के टाइम मेरा बहुत टाइम, मतलब बहुत ज्यादा पेन होता है अपन को, और ये जो पीरियड है जो अपना टाइम पे नहीं है, मतलब ऐसे 2-3 दिन पहले अपन को लगता है कि आ रहा है, लेकिन 2-3 दिन बाद अपना टाइम पे ही आता है। अभी मैं सारा पूछूंगी, ये जो पीरियड में दर्द होता है ये अभी कुछ टाइम से शुरू हुआ कि जब से आपको पीरियड आना शुरू हुआ था तब से पीरियड में दर्द होता था? शुरू से ही मुझे दर्द होता था, तो टैबलेट वगैरह लेके अपन आराम लग जाता था, अपन ध्यान नहीं दिया अपन कभी। अच्छा, जो पीरियड में दर्द होता था शुरू से, तो क्या आप उसमें कोई पेन किलर वगैरह लेते थे कि क्या करते थे? हाँ, नॉर्मल दवाई ले लेते थे अपन, दर्द की, हाथ पैर दर्द, पेट दर्द, ऐसे नॉर्मल दवाई खा लेते थे।
नहीं, जैसे मान लो कि हर पीरियड में दर्द हो रहा तो हर पीरियड में दवा खाते थे? हाँ, खा लिया करती थी, मतलब जब बर्दाश्त नहीं होता था तो वो खा ही लेती थी। अच्छा, एक बात बताओ, आपका पीरियड कितने दिन पर आता है? टू टाइम टू टाइम टू मतलब टाइम महीने? आता है, ऐसा बढ़ता भी नहीं है ना घट ही आता है जी। नहीं, मतलब कितने दिन की साइकिल है, कितने दिन पर आती है? ऐसा तो मैंने ध्यान नहीं दिया है, लेकिन टाइम टू टाइम, जैसे इस टाइम पेट पर रहता तो 1-2 दिन कम हो जाता था बस। चलो, कितने दिन ऐसा रहती है? मतलब मैं 3 या 4 दिन रहती। 3 या 4 दिन रहती है। एक दिन में कितना पैड बदलते हैं आप? 2 बार नहीं करा था एक दिन में 2 पैड बदलते हैं? जी। अच्छा। अच्छा, जो पीरियड का ब्लड का कलर रेड रहता है कि ब्लैक रहता है कि मैरून रहता है कि उसमें कुछ थक्के रेड, थक्के भी निकलते हैं? हाँ ये थक्का निकलता है और रेड कलर का। तो ये जो थक्का थक्का निकलता है, काला रहता है, ये शुरू से ऐसा है कि अभी मतलब कुछ टाइम से हुआ है? नहीं, स्टार्टिंग में तो ऐसे नहीं निकलता था, लेकिन अभी ऐसे 1 साल से निकल रहा है, लेकिन मतलब अच्छा, हाँ वो 1-1.5 साल से ऐसा हो रहा है। तो क्या ये जो दर्द है वो भी 1-1.5 साल से बढ़ा है कि दर्द पहले जैसा, ये जो शुरुआत में पहले दर्द होता था? दर्द शुरू से ही हुआ है मुझे बहुत ज्यादा। शुरू से दर्द, जब से स्टार्टिंग से हुई हूँ, दर्द बहुत हुआ है, तो मैंने ट्रीटमेंट नहीं, कराया था। स्टार्टिंग से जैसे देखो, बहुत सारे लोग को, आपको पता ही है, बच्चियों को, कुछ लोग को परेशानी होती है तो पीरियड में पेन होता है। कई बार ये भी मैं आपको बता दूं, साइकोलॉजिकल पेन ज्यादा होता है देन कारण के कारण शायद 10% में भी नहीं निकलता, 90% का एक फोबिया होता है, उसकी वजह से भी पेन होता है। 10% में वाकई तकलीफ होती है। तो मैं ये पूछ रही हूँ, जैसे आपको शुरुआत से ही पीरियड में पेन होता था, जिसको हम लोग डिस्मेनोरिया सिंपल वर्ड में बोलते हैं, तो ये क्या जो दर्द पहले जैसा होता था अभी भी वैसे ही होता है कि जो 1-1.5 साल से आपके थक्के आना शुरू हुए या ब्लड का रंग चेंज हुआ तब से ज्यादा बढ़ा है, या ये चीज है, या ऐसा नहीं है? दर्द से सेम ही रहा है, मतलब हमेशा से ज्यादा ही रहा। दर्द में आप बहुत ज्यादा ऐसा फर्क कुछ नहीं नहीं महसूस है कर रहे हो बढ़ा है ज्यादा? घट, हाँ, नहीं दर्द में कोई फर्क नहीं रहा, दर्द में सेम ही रहा, हमेशा दर्द रहा मुझे ज्यादा ही। अच्छा। जैसे मान लो दर्द जब में थक्के कोई वक्के अंतर निकल नहीं जाते था। हैं तो तब आराम आ जाता है? नहीं मतलब 2-3 दिन तो कंटिन्यू दर्द रहता है, मतलब एक दिन ज्यादा रहता है, दूसरे दिन कम हो जाता है, फिर हाँ ये रहता है कि जैसे ही ब्लड अपना निकलता है थोड़ा थोड़ा आराम लगता है। अच्छा। ये पीरियड्स के साथ में ऐसा तो नहीं होता कि कॉन्स्टिपेशन वगैरह भी आसपास होता है? बहुत समझ में पाई। पीरियड आने वाला होता है या पीरियड के आसपास कब्ज वगैरह तो ज्यादा नहीं हो जाती, पेट वोट साफ होता है ठीक से आपका? हाँ ऐसे इतना सोचना पड़ रहा है? 25 साल 26 साल की उम्र है, कम से कम 10 साल से ऊपर हो गया होगा पीरियड आते हुए। शर्माओ नहीं, देखो अब ऐसा क्या है है कि ना, जब तक ऐसा हम मैंने आपका कारण ध्यान, नहीं समझ पाएंगे ना, तब तक आपका वो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो चीजें समझना जरूरी है। अच्छा, एक बात बताओ, हाउस वाइफ हो अभी, मतलब कि घर पर रहते हो कि कुछ प्रोफेशनल वर्किंग हो? नहीं नहीं कोई वर्क नहीं करती हूँ, हम्म। कोई वर्क नहीं करती, घर पर ही रहती हूँ, पढ़ाई चल रही है। अभी क्या पढ़ रहे हैं? मतलब नॉर्मल कंपटीशन की कोचिंग कर रही हूँ। अच्छा, कंपटीशन की कोचिंग कर रहे हैं। तो कंपटीशन की कोचिंग कर रहे हैं तो फिर तो इसमें स्ट्रेस भी खूब लेते होंगे? नो इतना तो नहीं लेती, हाँ लेती हूँ लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं लेती हूँ, और थोड़ा बहुत अच्छा, चलो, टेंशन तो रात के रहती कितने है। बजे तक, रात के कितने बजे 11, तक पढ़ते हो? अच्छा पढ़ाई, 11 बजे पढ़ाई तक पढ़ते हो? ज्यादा नहीं नहीं, रात में पढ़ाई नहीं करती हूँ, कभी कभी एग्जाम के टाइम लेट नाइट पर एग्जाम चल रहा है, थोड़ा सा आप ना, वैसे थोड़ा डेली आप तो बाहर 11 से निकलिए, आपका आवाज थोड़ा सा कट रहा है मेरे को। थोड़ा सा आप और बाहर मैं निकलेंगे? अच्छा, बाहर ही आपके, हूँ मैं, तो अभी भी आपके एरिया का नहीं आ नेटवर्क रही थोड़ा बात। सा ऐसा है। चलिए, तो मतलब हाँ रात में यहाँ कितने बजे? जहाँ कम, ओके, वो रात में कितने बजे 11 तक जागते हैं आप? 11 जागने का तो ऐसा ना, कभी नींद आ जाती है, कभी मतलब लेट तक भी जगते हैं, कभी सो तो वही तो जाती मैं पूछ 11 रही हूँ, कितने बजे, बजे कभी आप सोते? 12, चलिए, अच्छा, आप ये बता दीजिए, आप कितने बजे सोते हैं लगभग? 12। 11-12 बजे सोते हैं। और सुबह कब उठते हैं आप? सुबह कभी जल्दी
जल्दी भी उठ जाती हूँ, कभी लेट 8 बजे, 8:30 बजे, कभी 8 बजे 7 उठते हैं, बजे, कभी अरे सही सही 8:30 बताओ भी हो भाई, जाता है कभी जो सारा सब कुछ जल्दी। हुआ है ना, वो हमारा सारा उठने बैठने में ही होता है, इसलिए हम पूछ रहे हैं, बताइए। जी हाँ मैम, तो वही ऐसा टाइम फिक्स नहीं है, लेकिन हाँ 8 बजे तक उठ ही जाती हूँ। अच्छा, कभी मतलब 8 जल्दी बजे भी तक हो उठ जाते हैं, जाता ऐसा है, तो नहीं ऐसा नहीं किसी है किसी कि 8 10-11 बजे भी 8 सोकर उठते बजे हैं, रात। 10-11 नहीं बजे भी नहीं उठते नहीं नहीं, हैं। इतना नहीं 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 नहीं, नहीं, कोचिंग आजकल रहती के है बच्चे मेरे तो ख्याल बच्चे से। बड़ी लापरवाही करते हैं। अच्छा, दिन में भी सोते हो? नहीं मैम, मैं नहीं दिन में नहीं सोती, कभी कभी नींद आ जाती है तो सो जाते हैं, वैसे डेली नहीं है, डेली सोना, अच्छा, कभी कभी डेली जो नहीं सो जाते हैं वो कितना घंटा सोते हैं कभी कभी? सोती। 1-2 घंटे ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, 1-2 घंटे, नहीं तो दिन में भी 8 घंटे सोना है क्या? क्या? चलो, कुछ नहीं, मतलब दिन में भी सोते हो, जब मौका पड़ जाता है या मिल जाता है तो सो जाते हैं ना? नहीं बाहर मतलब का ऐसा जैसे कभी कभार लगा अपन को तबीयत ठीक नहीं लग रही या कुछ थक गए हैं, कभी किसी दिन ऐसा हो जाता है तो उस दिन सो जाते हैं, वरना डेली ऐसा सोने का कोई वो नहीं है कि रूटीन की डेली अपन को सोना ही है दिन। मैं नहीं अच्छा, सोती दिन। ये जो बाहर का होता है बर्गर, पिज्जा, जी चाउमीन, पेस्ट्री, पैटीज और न जाने क्या क्या, ये हफ्ते में कितनी बार खाते हो? बिल्कुल भी नहीं खाती बाहर का मैं, बहुत कम। पक्का? कभी बाई चांस कभी कुछ खा लिया हाँ पक्का। अब कभी काल को जब खाते हो तो ये जो कभी काल कितने कितने दिन पर आता है? क्या? ये कभी काल को जब खाते हो तो वो 15 दिन पर आता है, 10 दिन पर आता है, कितने दिन पर आता है? महीने महीने निकल जाते हैं, 1-1 2-2 महीने निकल जाते हैं। और जब से ये क्या? पता चला है कि अपन को कोई प्रॉब्लम है, तब से तो मैंने कुछ खाया भी नहीं है बाहर का। अरे ये तो 1-1.5 महीने पहले पता चला होगा ना, ये साल 2 साल पहले थोड़ी पता चला है। हाँ हाँ, हाँ, लेकिन तो नहीं खाते, कॉलेज से 2-3 पता महीने चलने से जाती हूँ पहले नहीं आप कितना खाते थे बाहर का? नहीं खाती थी, बहुत कम, बाहर का बहुत कम ही खाती, नहीं खाते। अच्छा, पसंद क्या है बाहर का जो खाते हो उसमें? गोलगप्पे कि चाउमीन कि मोमोज? हाँ नहीं, सिर्फ नहीं, गोलगप्पे, मोमोज भी नहीं, ज्यादा कम ही, बाई चांस कभी खा लिया तो वो नहीं खाती। तो गोलगप्पे गोलगप्पे महीने में खा एक बार लेती तो हो ही जाते थे कि हफ्ते में एक बार? नहीं, उसको भी मुझे महीने महीने बीत जाते थे, 1 आध महीने में खा लिया ऐसे। अच्छा, एक बात बताओ, खाने में आपको मिर्ची मसाला ज्यादा पसंद है कि मीठा ज्यादा पसंद है? बहुत क्या? मिर्च मसाला मिठाई, तो फिर घर में मिर्च मसाला मतलब बनाते हो तो लोग आपको क्या है ना? मतलब तेज ही मिर्च मसाले का खाना है। हम्म जी मैम, आप एक बार फिर से बोलें, एक्चुअल में नेटवर्क का कुछ इशू फंस रहा है। मैं ये बोल रही, मैं मिर्च मसाले का खाना पसंद ज्यादा करती हूँ, मिठाई नहीं ज्यादा खाती। अच्छा, मिर्च मसाला खाते हैं बचपन से ही, है ना? जी तो मिर्च मिठाई मसाला भी जब खाने के शौकीन है तो पेट रोज अच्छे से साफ हो जाता है? हाँ डेली। मतलब डेली सुबह एक बार जाते हैं कि 2-3 हाँ बार जाते हैं दिन भर में? नहीं नहीं, सिर्फ एक ही बार। अच्छा, तो जो पॉटी होती है, ध्यान से बताइएगा, पॉटी आपकी बधी हुई आती है, मतलब बनाना शेप आती है, बिखरी सी आती है? बनाना आपका पॉटी स्टिकी तो नहीं रहता? नहीं। पक्का? जी और यूरिन में कोई परेशानी तो नहीं रहती है? मैम, यूरिन में प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा जाती हूँ, मतलब पानी पीऊँ या ना पीऊँ, पी भी लूँ तो मतलब 1 घंटे में 2-3 बार हो ही चली जाऊंगी, मतलब बहुत ज्यादा ही कह लो कि दिन में कई बार चले जाती ये तकलीफ कब से है यूरिन ज्यादा बार जाने की? हूँ। मैं जाती हूँ, मतलब स्टार्टिंग से ऐसा कभी ध्यान नहीं दिया, पर अभी अभी ध्यान दिया जब मतलब अपन को ये पता चला, तो मैं जाती हूँ, मतलब ज्यादा जाना ही पड़ता है मुझे, तो 1 आध घंटे के अंदर जाऊंगी ही। नहीं, जैसे मान लो आप अपनी कोचिंग गए हो, आप अपने कॉलेज गए हो, तो फिर वहां पर भी क्या हर घंटे पर जाते हो कि हाँ रोकते हो? जी, रोकना पड़ती है तो रोकते भी हैं, लेकिन 1 घंटे के अंदर वो तो टाइम मिल जाता है, वहाँ तो लंच टाइम तो निकल ही जाते हैं तो बाहर। अच्छा, तो जब रोकने की ये जो आदत है, क्योंकि यूरिन आपको बार बार लगती थी, तो ये स्कूल हाँ टाइम में भी रोकने की आदत रही होगी कि स्कूल में रोकना पड़ता कि भाई हर पीरियड में तो भाग कर जा नहीं हाँ सकते हैं? हाँ हाँ, नहीं रोकने की आदत तो रही है शुरू से मुझे। तो यूरिन रोक कर रखते रहे हैं तो फिर यूरिन में कभी काल को जलन वलन भी होती रही होगी? हाँ कभी कभी जलन होती, गर्मी के टाइम ज्यादातर, जैसे अच्छा, गर्मियों जलन के टाइम होती में है। ज्यादा। हाँ गर्मियों के टाइम में ज्यादा रहती है कि एकदम से अपन जाए तो फिर एकदम जलन टाइप की होती है बहुत।
तो कभी कभी जलन रहती होगी, कभी कभी पीलापन आता होगा, कभी कभी लगता होगा ताकत लगाना पड़ रहा है। नहीं नहीं, ताकत कभी नहीं लगाना पड़ा, लेकिन येलो येलो कभी कभी आता था और जलन नहीं होती। तो जब ये येलो येलो आता था, जलन वलन होता था, तो क्या जाकर किसी गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाते थे, कोई दवा ववा लेते थे कि क्या करते थे? नहीं, कभी किसी को नहीं दिखाया। अच्छा, तो एक बात बताइए, जैसे मान लो कभी घर से बाहर रहे, पोटी वोटी का भी प्रेशर आया तो रोकना पड़ता था कि जाते थे तुरंत? कभी ऐसा मौका हुआ तो अपन रोक भी लेते थे, वरना नॉर्मली जाते ही थे। अगर अपनी मतलब है प्रॉब्लम नहीं है कि कोई, तो कहीं तो निकल ही जाते ही थे। अगर कोई प्रॉब्लम है, कहीं फंसे हुए हैं अपन, तो नहीं जाते थे, रोकना पड़ता था। बट यूरिन का प्रेशर अधिकतर रोका है ना कॉलेज स्कूल में? हाँ हाँ, उसका हाँ, तो रोका। ये जो है ना, ये रूट कॉज है आपकी जो तकलीफ है, ठीक है। चलिए, अब मुझे आप ये बता दीजिए, सुबह आप 8 बजे मान लो उठे, तो ब्रेकफास्ट कितने बजे करते हो आप? 10 बजे। 10 बजे जब आप ब्रेकफास्ट करते हैं, तब आपको भूख लगी होती है कि टाइम हो गया इसलिए खा लेते हैं आप? नहीं, ऐसा भूख नहीं लगी होती है, नॉर्मल मैं लेट ही खाना खाती थी, लेकिन अभी 3-4 महीने से समथिंग खाने लगी हूँ, 10-11 बजे मतलब कुछ ना कुछ खा लेती हूँ ऐसा। बाकी नॉर्मली तो मैं लेट ही खाती थी खाना। अभी बस कुछ नाश्ता वास्ता थोड़ा बहुत कर लेती फोन हूँ। आ रहा, उठाओ भाई तुम लोग। हाँ जी मैम। जी मैम, अभी खाने लगी हूँ, 3-4 महीने से समथिंग खाने लगी हूँ, पहले नहीं खाया करती थी। क्यों अभी 3-4 महीने से क्यों खाने लगे हैं? नॉर्मली मतलब हैबिट हो गई थी, कोचिंग क्लासेस लग जाती थी मैं, तो वहां पे लंच तक 10-15 मिनट टाइम होता था, तो अपन फल वगैरह कुछ भी फ्रूट्स मतलब खा लिया करते थे, और वह खाना तो लेट होना ही होता था, डिनर अपना। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि भूख लगने पर खाना खाते हैं कि टाइम हो गया या कहीं जाना आना है सो खा लेते हैं? मतलब ऐसा कि मतलब लगाती थी तो खा लेती थी, नहीं तो नॉर्मल खा ही लेते थे, ऐसा कुछ वो नहीं रहता था कि भूख लगी है या नहीं लगी है, खा ही अच्छा, लेते थे कि टाइम है अपना तो खा लो। हाँ। चलो अच्छा, एक बार बताओ, चाय दिन भर में कितनी बार पीते हो आप? क्या? चाय कितनी बार पीते हैं आप? चाय मैं 2 बार पीती थी, अभी भी 2 ही बार पीती हूँ। अच्छा, 2 बार पीती हैं। तो चाय के साथ कुछ बिस्किट नमकीन वगैरह लेती हैं? बिस्किट। अच्छा, बिस्किट लेती हैं। और जो आप चाय लगभग 8 बजे उठे तो कितने बजे चाय पीते हो? ब्रश करने के बाद मैं पहले पानी पीती हूँ, फिर ब्रश करने के बाद मैं चाय पीती अच्छा, पानी हूँ। पीते हैं, फिर कुछ टाइम बाद चाय पीते हैं, फिर चाय पीने के कितने टाइम बाद ब्रेकफास्ट करते होंगे? एक 1 घंटा तो हो ही जाता है, 1 घंटे के ऊपर ही। ओके, लंच कितने बजे करते हो? 1-1 डेढ़ बज जाता है। 1-1:30 बजे जब लंच करते हो तब भूख लगी होती है? हाँ, उस टाइम आ लगा। अच्छा, लंच में अधिकतर क्या खाते हो? नॉर्मली जो भी नॉर्मल खाना ही खाती हूँ, जो भी बनता है। मतलब दाल चावल रोटी सब्जी दही पापड़ चिप्स सारी नहीं, चीजें? दही खाती, खटाई वटाई अब मतलब दही वही तो मैं वैसे भी नहीं खाती, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी सर्दी बुखार हो जाता है, तो ठंडी चीजें तो बहुत कम ही खाती हूँ, नॉर्मल दाल चावल सब्जी होती है। अच्छा, दाल चावल रोटी सब्जी खाते हैं, फिर हाँ, शाम को 4-5 बजे फिर कुछ खाते हैं? नहीं खाती। अच्छा, फिर कभी कभार खा लेती हैं चाय के साथ, मतलब टोस्ट वगैरह बिस्किट ही, मतलब यही नॉर्मल, बाकी ऐसा कुछ नहीं खाती। और अच्छा, फिर रात में खाना कितने बजे खाते हैं आप? रात में मैं लेट खाती थी, लेकिन अभी कुछ टाइम से मतलब 2-3 महीने से 9 बजे नहीं, तक आप खा मुझे लेती पहले का बताइए, क्योंकि अभी 2-3 महीने मान लो हूँ। अपनी लेट ही खा दिनचर्या रही थी। सुधारी है। हाँ, 9-10 बजे तक, 10 बजे तक, 9-10 बजे तक ही खाती थी। 9-10 बजे जब खाते थे तब भूख लगी होती थी कि नहीं लगी होती थी? लगा आती थी। तो क्या खाते हो अधिकतर रात में? रात में ही वही नॉर्मल सब्जी उठी या दाल चावल जो भी मतलब रहा वही। अच्छा, एक बात मुझे आप बताएं, आप वेजिटेरियन है मैम कि नॉन वेजिटेरियन? वेजिटेरियन। वेजिटेरियन है। तो दूध दही घी वगैरह लेती हैं खाने में कि नहीं? पहले खाने का खाती मतलब थी, ये है कि हाँ। खाने के साथ नहीं लेना, मतलब दूध दूध पीते हैं आप? नहीं, मैं चाय में ही बस पीती थी, वैसे अलग से दूध नहीं पीती। अच्छा, रोटी वगैरह में घी लगाकर खाते हैं? हाँ, बहुत। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया है, चलो एक तो चीज ठीक ठाक मिली। और एक तो बात बताओ, गुस्सा से कितना आता है? बहुत।
तो ये बचपन से बहुत गुस्सा आता है कि अभी अभी आने लगा? नहीं, मैं बचपन से बहुत जिद्दी हूँ और बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अभी फिर भी कम हो गया है। पर बचपन से बहुत जिद्दी और बहुत गुस्सा अभी भी बहुत आ जिद्दी, जाता है, बहुत जैसे गुस्सा का मतलब मतलब कोई बहुत गलत पैम्पर्ड चाइल्ड हो क्या? बहुत बहुत नाजों से पले। हम्म, हाँ? जी अच्छा, गुस्सा जब आता है, गुस्सा क्या करते हो? पी लेते हो क्या एक्सप्रेस कर देते हो? नहीं, पहले तो कर देती थी, लेकिन अब ऐसा है कि अब गुस्सा आता है तो कंट्रोल कर लेते हैं, शांत मतलब रहने की पहले आप कोशिश गुस्सा करते हैं। एक्सप्रेस कर देते थे, ये जो गुस्सा पहले कंट्रोल तो कर करते ही हैं। देती थी, कुछ भी कर देती थी, फोन ही फोड़ दूंगी, कुछ भी मतलब। अच्छा, अभी जो गुस्सा मतलब कंट्रोल करते हो, ये कितने सालों से सिलसिला शुरू किया है कि कितने 1 महीनों या से? 2 साल से। 1 या 2 साल से गुस्से को अब पीने नहीं, लगे हैं। मतलब ऐसा 1 या 2 साल से गुस्सा ऐसा कि मतलब अब तो वैसे बड़े होने के बाद एक टाइम पे ऐसा होता है ना कि अपन को समझदारी आने लगती है, तो मतलब कम हो जाता है, लेकिन जो चीज गलत दिखती है तो गुस्सा आज भी कर देती, गलत चीजें बर्दाश्त नहीं कर पाती, मतलब अच्छा, चाहे फिर गलत चीजें घर हो या बाहर, कभी नहीं। ओके। गलत कोई बोल रहा हो या कोई ब्लेम करे जो मैंने नहीं किया हो, तो वो तो कुछ भी हो जाए एक्सेप्ट करूंगी ही नहीं, चाहे कुछ भी मेरा नुकसान हो अच्छा, मतलब कुछ ज्यादा ही जिद है। पढ़ने लिखने में कैसे हो? जाए। अच्छी अब ठीक है, कितने मैं घंटे खुद कैसे बता दूं। नहीं नहीं, एक आइडिया होता है पढ़ाई तो मतलब क्लास में कौन से रैंक वगैरह आती रही है, उससे हाँ आइडिया बस लग जाता है ना लगभग। हाँ, इतना तो हाँ, मैं पढ़ाई तो अच्छी हूँ, अच्छा ज्यादा बताओ, कितने अच्छी घंटे भी नहीं, पढ़ते हो? एकदम लो भी नहीं। घंटे का तो ऐसा है मैम कि अभी मेरी पढ़ाई होने के बाद मैं जॉब करने लगी थी, छोड़ दी थी, पढ़ाई कंटिन्यू नहीं रही, फिर उसके बाद अभी मैंने 6 मंथ से पढ़ाई कर रही हूँ, मतलब एक रूटीन से कि कोचिंग वगैरह जा रही थी, रूटीन से पढ़ रही थी कि कोचिंग में भी 6-7 घंटे हो जाता था, और फिर घर पे भी आके भी कंटिन्यू पढ़ाई करती थी 5-6 घंटे, और फिर उससे ज्यादा भी हो जाता था। जी अच्छा, एक बात बताओ, ये जो पढ़ाई लिखाई दिन भर बैठ के करना है या कोचिंग में पढ़ना है, तो इसके अलावा कुछ मतलब काम भी करते हो घर के, कि बस कोचिंग जाना और घर पर बैठकर हाँ पढ़ना? नहीं, जरूरत पड़ती है तो काम भी करते हैं सारा, नहीं, जरूरत पड़ने पर नहीं, बाकी मेरा मॉर्निंग तो ये मतलब है ना कि अगर जैसे हम कुछ भी फिजिकल लेबर नहीं करते, तो हमारी बॉडी के अंदर एक अलग ही कुछ और चीजें आती है जो गुस्से की भी बहुत बड़ी वजह बनती हैं। ठीक है, इसलिए अगर हम बहुत ज्यादा बिजी रहे फिजिकली और मेंटली दोनों, तो शायद हमारे पास गुस्सा करने का भी टाइम नहीं होता है। एंड द रियलिटी इज दिस, हाँ है ना? सही तो अपने जी आप को अपनी सक्सेस या जो भी चीजें पाना चाहते हो उसके लिए पॉजिटिवली लगाओ, और किसी से अपोज करने का तरीका कई बार बहुत सॉफ्टली भी होता है, विद्या ददाति विनयम है ना। तो ये जी चीज भी सीखोगे तो उससे, और उसको बाय हार्ट करो, मतलब उसको दिल से मानो कि हाँ ये मेरे लिए बेटर है, और लॉन्ग टर्म में मेरा इसमें हर तरह से प्रॉफिट है, तो फिर अपने आप गुस्सा कम आने लगेगा। और चेंज हमेशा खुद को करना होता है, दूसरों को जब भी चेंज करने की कोशिश करोगे ना, गुस्सा ज्यादा भी आएगा। और हम किसी दूसरे को चेंज करने के लिए नहीं बने हुए हैं, हम बने हैं खुद को चेंज करने के लिए। तो ठीक है, आप अपनी पढ़ाई लिखाई करिए। तो मेरा काम करने का मतलब ये था कि कुछ फिजिकल लेबर होना चाहिए, वॉक वगैरह होनी चाहिए, बॉडी की एक एक्टिविटीज होनी चाहिए। वरना क्या होता है ना, जब हम कोचिंग गए वहां बैठ के पढ़ रहे हैं, घर पर हम बैठ के पढ़ रहे हैं, तो ये एक तरीके से सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो जाती है। तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल वैसे ही बहुत सारी परेशानियों को जन्म देती है। ठीक है। जी अच्छा, एक बात बताओ, आपके घर में मम्मी पापा वगैरह में किसी को डायबिटीज और मतलब बीपी, इन सब चीजों की कोई तकलीफ या कोई और बीमारियां? नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम किसी को कोई तकलीफ नहीं है? आप सबसे बड़े हैं कि छोटे हैं? नहीं, मैं बीच में हूँ, मेरी सिस्टर छोटी है, मुझसे बड़ा भाई है। अच्छा, और अपने बारे में कुछ ऐसा हो पर्टिकुलर जो कुछ बताना चाहें आप? और कोई तकलीफ तो नहीं है इसके अलावा? आपको नींद वगैरह कैसी आती है? नींद अच्छी आती है, लेकिन कभी जैसे कुछ सोच लेते हैं ना तो नींद नहीं आती है, मतलब कुछ भी अच्छा, दिमाग में कभी आ कुछ जाए, सोच पढ़ाई को लेते हैं लेके या दिमाग कोई में अदर बात। तो? हाँ, तो फिर नींद नहीं आती है, और नींद ऐसे कभी कभी ऐसा होता है सो रहे हैं लेकिन जागते हुए रहते हैं, मतलब भले अच्छा आंख बंद करके अपन सो रहे हैं लेकिन 24 घंटे दिमाग चल ही रहा है, जैसे ऐसा होता है। अच्छा, भूख प्यास कैसी और लगती है झट आपको? भूख प्यास तो अच्छी लगती है। जो खाते हो बढ़िया पचता है? हाँ
कोई गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन वगैरह की तकलीफ तो नहीं कभी होती कभी कभी काल को? ऐसा बन रही है, कभी कभी होता है कभी कभार है। तो गैस का ऐसा तो नहीं होता पीरियड आने वाला होता है तब ज्यादा गैस बनती है? नहीं ऐसा नहीं है, जैसे खाली पेट बहुत देर तक रहे या कंटिन्यू बैठ के रहे अपन एक जगह तो गैस बनने लगी थी, या ऐसे कभी कभार मतलब ऐसा होता है कि हाँ बनने लगती है गैस। अच्छा एक बात ऐसा आप मुझे डेली बताओ, मोबाइल कितने घंटे इस्तेमाल करते हो? बहुत कम, कितने घंटे? 1 या 2 घंटे, वो भी ऐसा कंटिन्यू नहीं करती मैं यूज, मतलब कभी कुछ जरूरत रहा या पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ाई का कुछ देखना है या कुछ इम्पोर्टेंट तो ही, या बात करनी है, बात भी मैं बहुत कम करती हूँ कॉल पे, बहुत कम, ना मैसेज ना कॉल, ज्यादा यूज नहीं करती फोन पर। चलो अच्छी बात है। एक बात बताओ, कोई डेंगू, टाइफाइड वगैरह या चिकन पॉक्स वगैरह कुछ ऐसा बीमारी उमारी? हेलो मैम। हाँ जी हाँ जी, हाँ जी बोले आप। तो टाइफाइड वगैरह हाँ तो नहीं मैम, हुआ था आज इन तक 25 कभी सालों कुछ में? नहीं, कभी नहीं हुआ। कोविड वगैरह टाइम में सब कुछ ठीक था? जैसे वैक्सीन लगी हैं तो उस टाइम उसमें ज्यादा परेशानी तो नहीं हुई थी दोनों में? सब ठीक। नहीं नहीं, बस थोड़ा सा मतलब हाथ में दर्द हुआ था, लेकिन ऐसा कुछ भी और नहीं हुआ। नहीं वो तो हर किसी को, हम लोग को भी खुद एक दिन तो लगा था, 1-2 दिन तो हाथ में तकलीफ थी। हाँ हाँ, वो ही दर्द, मतलब वैसे ही दर्द रहा और बाकी और कुछ नहीं। ओके। और कुछ आपको लगता हो कोई और तकलीफ तो प्लीज वो भी बोल सकते हो आप। नहीं मैम, और कोई तकलीफ नहीं, लेकिन कमजोरी कमजोरी लगता है, जैसे अपन को वीकनेस ज्यादा लगने लगती, कभी कभी थक जाते हैं बहुत जल्दी, या खड़े रहे या कंटिन्यूअस कुछ कर रहे हैं तो मतलब कमजोरी सी लगती कि थक जाती कि बैठ जाओ करके, ताकत ही नहीं बची है, जैसे ऐसा ये होता है। और बाकी अभी अभी मतलब कुछ टाइम से एक साल से 1-2 साल से मतलब दर्द होने लगा है बॉडी में, मतलब कभी एकदम से पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द होगा, जॉइंट जो होते हैं वहां दर्द होगा ऐसे। और एक बार मेरा एक्सीडेंट भी बहुत बेकार हुआ था गाड़ी से, जब मुझे पेट में भी चोट आई थी। हाँ, पेट के बल मतलब जो हैंडल होता है गाड़ी का वो मुझे पेट में और सीने में लगा हुआ था बहुत तेजी से, मतलब गाड़ी के ऊपर गिर गई, तो ऊपर से मेरे ऊपर मम्मी और मेरी सिस्टर भी मेरी ऊपर, मैं बिल्कुल नीचे गिर गई। तो उस टाइम मतलब पेट में और चेस्ट में बहुत बेकार लगा था। ओके। ये समथिंग मतलब कि हो गया है इनको 4-5 साल तो हो गया है मुझे एक्सीडेंट हुआ मेरा। ओके। आशा मैम आप कुछ पूछना चाहती, पूछ सकती है? स्पाइसी फूड खाने की तो शौकीन है ये क्या? अरे मैं अपने पैनल को जो डॉक्टर्स हैं उनसे बात कर रही हूँ। आशा मैम, और किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज पूछ लें। पाठक सर। जी मैं तो समझ गया इनका केस, तो जी सर। अभी क्योंकि टाइम हो गया है। जी सर। हाँ तो अभी हम इनको लीव करा दें, हम कल बात करेंगे इनके केस पे। जी सर, पूरी तो हिस्ट्री लगभग हो गई है, जिसको हाँ, कुछ और पूछना है तो पूछ सकते किसी हैं को कल। कुछ पूछना है क्या? मैं तो समझ गया इनका पूरा हेतु संप्राप्ति। जी अभी टाइम हो गया है तो हम कल ही बात करेंगे। जी सर। ठीक है। मैम और लेकिन मुझे एक बात पूछनी। हाँ पूछिए पूछिए मैम पूछिए। मैं ये चाह रही थी कि ये मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना, मतलब वो गांठ वगैरह है 100% ठीक हो जाएंगी। ऐसा थोड़ी ना है कि बहुत बड़ा बीमारी और सर्जरी मत कराइए, सर्जरी कराने के हाँ कॉम्प्लिकेशंस बहुत होते हैं। दूसरा मुझे मतलब कितने टाइम में इसका असर पड़ेगा, दवाइयाँ भी मैं मैम आपको 3 महीना में पूरा ठीक कर सकता हूँ, 3 मंथ्स में पूरा ठीक कर सकता हूँ। हाँ, तो उसका जैसे मुझे डॉक्टर्स ने बोला कि 6 महीने के अंदर आप करा लेना, मतलब वेट नहीं करना, अगर आपने वेट किया तो इससे क्योंकि आपको और प्रॉब्लम। उनके साइंस में इलाज ही नहीं है इस चीज के लिए। मतलब मैं 100% ठीक हो जाएगी, मतलब ऐसा 100% तो ठीक हो नहीं है जाएंगी और कैंसर नॉर्मल जैसे मुझे। हाँ आपको वो दिनचर्या कैंसर। अच्छा करना पड़ेगा, खाना पीना अच्छा करना पड़ेगा, और 3 मंथ्स में पूरा ठीक हो जाएंगे। हो सकता है 1 महीने में भी ठीक हो जाए। बहुत ही सिंपल है आपका केस हमारे लिए। जी जी ठीक है सर। ठीक है, आप कल आ जाइए, नहीं तो हम हनुमान जी को बताएंगे क्या करना है, और आप ठीक हो जाएंगे। सर्जरी बिल्कुल भी मत कराइए। वो क्या करते हैं सर्जरी में मालूम है क्या करते हैं?
आपने होली के टाइम पे पानी का गुब्बारा देखा है क्या? जो बच्चे खेलते हैं पानी का गुब्बारा, तो वो पानी का गुब्बारा में अंदर क्या होता है? पानी होता है। वैसे आपका सिस्ट जो है ना, वहां पे क्या है? सब पूरा पानी और कुछ कुछ और मटेरियल है। वो लोग पंक्चर करेंगे, उसको पंक्चर करके अंदर से निकालेंगे, फिर उसके बाद में फिर से हो जाएगा, फिर पंक्चर करेंगे, फिर निकालेंगे, फिर यही बार बार होते रहेगा। फिर वो नहीं होगा तो फिर वो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देंगे, उसका फिर साइड इफेक्ट होगा, फिर उसके बाद में आपको हिर्सुटिज्म, दाढ़ी मूंछ आने लगेगा। ऐसे कॉम्प्लिकेशन पे कॉम्प्लिकेशन होंगे। डर्मोइड सिस्ट जो रहते हैं ना, वो कुछ विकृत मांस रहता है, कुछ पानी रहता है, वहां जाके एक्यूमुलेट हो जाता है। तो वो आयुर्वेद से पूरी तरह से ठीक हो जाएगा आपका। ठीक है, आप शायद समझ गई होंगी। अभी शशि मैम हम सेशन बंद कर दे क्या? हाँ सर बंद कर दीजिए। जितेंद्र सर ने हैंड रेज किया हो, पता नहीं। जितेंद्र सर आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या? हेलो मामा, ये कोई तो कुछ पूछ रहे हैं। जितेंद्र जी आप कौन हैं? जितेंद्र जी, अच्छा हनुमान जी, हम कल बात करें क्या इनके बारे में? जी सर कल कर लेंगे अपन डिस्कस। लेकिन ये आयुर्वेद से ठीक होंगी। ये बोल रहे हैं मेरे वाइफ की प्रॉब्लम है। जितेंद्र जी आप कौन है सर? जितेंद्र जी अनम्यूट करिए एक बार। जितेंद्र जी नहीं करना चाहते, ठीक है, तो अभी हम सेशन बंद करते हैं, टाइम हो गया है। उनको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम। सर हम कल बात करेंगे जितेंद्र जी। हेलो सर। हाँ जी बोलिए। सर जी मेरी वाइफ के नाक में दिक्कत है सर, उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अभी ज्यादा तकलीफ हो रही है क्या? हाँ जी सर, अभी थोड़ी मतलब कई दिन से थोड़ी ज्यादा दिक्कत आ रही है। आप एक बार वीडियो ऑन करके बात कराइए, हम ज्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे क्योंकि टाइम हो गया है। वीडियो ऑन करिए सर जितेंद्र जी। 1 मिनट सर। इनका इमरजेंसी इसलिए बात कर रहे हैं हम लोग। फेस पे लाइट आना चाहिए। हाँ एक मिनट शशि मैम, आप इनसे थोड़ा बात करिए, केस टेकिंग करिए। हाँ जी सर, ये तो पहले पैनल पर आई है, मैंने देखा शायद इनको। हाँ जी मैम बताइए क्या? नाक में कुछ प्रॉब्लम है तो नस से बता दीजिए, बताइए। हाँ जी, नोजल पॉलिप्स की प्रॉब्लम है मैम। अच्छा, नेजल पॉलिप्स की प्रॉब्लम है, तो कुछ मेडिसिन चल रही है आपकी? नहीं मैम, पहले मैंने ऑपरेशन करवाया था, 3 साल हो गए लगभग ऑपरेशन करवाया था इस चीज का, तो फिर 1 साल तक ठीक रही, दोबारा से फिर से यही प्रॉब्लम होने लगी है। तो हम कल चलो बात कोई करेंगे बात ना। नहीं, आप कल आ जाना। अभी ज्यादा तकलीफ हो रही है तो एक बार जाकर किसी लोकल डॉक्टर को ऐसे दिखा लो, अगर सांस लेने में ज्यादा ही तकलीफ हो रही है। वरना सर ये इन्हीं का नुस्खा अभी है ना। कल कितने बजे आओगे मैम? 8:15। कल आप 8:30 बजे ज्वाइन कर लेना। हाँ 8:30 बजे। ठीक है, अभी हम सेशन बंद करते हैं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को। थैंक यू, गुड नाइट।